एज ए पेरेंट्स बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे डाउट्स होते हैं कि बच्चे को मेडिकल दिलवाएं, नॉन मेडिकल दिलवाएं। एआई फील्ड तो चेंज नहीं कर देगा, बट एमबीबीएस में पैसा सबसे ज्यादा है, सिक्योरिटी सबसे ज्यादा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। पैसा, सिक्योरिटी और फील्ड में भी तो है। आप देखो ना, कई बच्चे मेरे हैं जो यूएस में, स्टेम यूनिवर्सिटीज़ में, एग्रीकल्चर में है, अर्निंग सो मच। वेटी में है, अर्निंग सो मच। मेरी खुद की बेटी है मेंटल हेल्थ, पब्लिक हेल्थ में, अर्निंग वेरी गुड। ये सब आप उनकी बात कर रहे हो जो इंडिया से बाहर है, जिसको इंडिया में रहना। क्या नीट में फेल हो जाना वास्तव में फेलियर है? हाँ, ये बल्कि अच्छा है, क्योंकि जो एमबीबीएस की जर्नी है वो लगभग 15 साल की है, और जो फिजियोथेरेपिस्ट की जर्नी है वो 6 इयर्स की। हम 6 इयर्स के बाद वी स्टार्ट मेकिंग गुड मनी, है ना। तो दिस इज गुड ऑप्शन। बट फिर भी एक प्रेशर तो है बच्चों के ऊपर। तो वो प्रेशर किसने बनाया? क्या ये प्रेशर टीचर्स ने बनाया कि भाई तुम एमबीबीएस में ही जाना है? क्लासरूम में टीचर्स ने कहा स्कोर कम आया तो हम भाई बहन कुछ अच्छा अचीव कर गया, तो छोटे पर बहुत ज़्यादा प्रेशर है। एक दिन जस्ट एग्जाम से, फिजिक्स एग्जाम से एक दिन पहले उसका सीवियर एक्सीडेंट हो गया। ही वाज नॉट एबल टू राइट। तो आपको नहीं लगता आजकल की जो हमारी अकेडमिक्स है, एजुकेशन है, मेंटल स्ट्रेंथ की तो हम बिल्कुल नहीं काम कर रहे हैं? कई बार ज्यादा प्रेशर में आप अपनी नेचुरल गेम नहीं खेल पाते। 50% बोला जाए कि मैम की परफॉर्मेंस हर हफ्ते जज करनी है, तो मेरे को कितना परफॉर्मेंस बेस्ट रहेगा। सो वेलकम टू आयरन लेडी लीना मैम एंड मृदुला मैम, मतलब फिजिक्स और बायोलॉजी के अपने आप में लेजेंड्स। थैंक यू। एज ए पेरेंट्स बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे डाउट्स होते हैं कि बच्चे को मेडिकल दिलवाएं, नॉन मेडिकल दिलवाएं। एआई फील्ड तो चेंज नहीं कर देगा। क्या ये प्रोफेशन में वर्क लाइफ बैलेंस है? क्या वो इस प्रोफेशन को एंजॉय कर पाएगा? मैं किस इंस्टीट्यूशन, किस टीचर के पास बच्चा भेजूं? क्या वो टीचर, जैसे मैंने अभी तक अपने बच्चे का ध्यान रखा, वो टीचर वैसे ही मां बन के ध्यान रख भी पाएगा कि नहीं रख पाएगा? ये सारे क्वेश्चंस। और बीइंग अ काउंसलर मेरे पास ऐसे पेरेंट्स बहुत आते हैं, सर कहां भेजे बच्चे को? तो ये सारे क्वेश्चंस, अगर बच्चा स्ट्रेस में जाता है तो कैसे हैंडल किया जाता है, उसको मेडिकल नॉन मेडिकल किस समय दिलवाना चाहिए, प्रेपरेशन कब शुरू होनी चाहिए, क्या मेडिकल का मतलब ही डॉक्टर बनना है या और कोई प्रोफेशन इसमें आता है या नहीं आता, कौन से सब्जेक्ट की कितनी वेटेज और कैसी प्रिपरेशन करनी है, नेक्स्ट 60 मिनट आपके लिए है। और ये सभी क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए, जो बच्चा अभी 10th के एग्जाम दे रहा है, जो बच्चा अभी 11th में है, ये प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है, जो इवन 12th में है और ड्रॉप करने के लिए भी सोच रहा है, द पॉडकास्ट इज फॉर यू। अगर आप एक पेरेंट है और अभी आपका बच्चा 7th स्टैंडर्ड में है, तो ये मत सोचना कि ये पॉडकास्ट आपके लिए नहीं है, क्योंकि पेरेंटिंग का बहुत बड़ा रोल होता है। ये फाउंडेशन आप क्रिएट कर रहे हो। दिस सेशन इज अगेन फॉर यू। सो आज मेरे साथ है फिजिक्स, मैं सिर्फ फिजिक्स नहीं कहूंगा, फिजिक्स और बायोलॉजी टीचर, जिन्होंने बहुत सारे डॉक्टर्स और इंजीनियर्स को बनाया है। अभी तक अपने प्रोफेशन को वो रिस्पेक्ट करते हैं। इसी कारण से कई बार क्या होता है कि टीचर बन जाता है, बट दे डोंट लाइक द प्रोफेशन, दे जस्ट डू द प्रोफेशन, दे एंजॉय द प्रोफेशन। तो ऐसे दो लोग जो पिछले 25 साल से, शायद तब तक मैं भी 11th स्टैंडर्ड में था, वो 25 साल से भी ज्यादा से पढ़ा रहे हैं। हिसार में बहुत सारे डॉक्टर्स उनके स्टूडेंट रहे हैं। इस दुनिया में बहुत सारे इंजीनियर्स, बड़ी बड़ी कंपनीज में, ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले बच्चे आज उन्हीं के स्टूडेंट रहे हैं। उनसे हम बात करेंगे। वेलकम लीना मैम एंड मृदुला मैम। और ये नाम तो शायद आप जानते ही हो। क्या नीट में फेल हो जाना वास्तव में फेलियर है? सर, नीट एक छोटा सा एक स्टेप है आपकी एक पर्टिकुलर स्किल को जज करने का। बट एमबीबीएस में तो एडमिशन नहीं हुआ ना उसमें, अगर फेल हो गए तो? एमबीबीएस अकेली चीज़ तो नहीं है ना। एमबीबीएस जैसा करियर है वैसे और भी तो हैं। बट एमबीबीएस में पैसा सबसे ज्यादा है, सिक्योरिटी सबसे ज्यादा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। पैसा, सिक्योरिटी और फील्ड में भी तो है। आप देखो ना, कई बच्चे मेरे हैं जो यूएस में, स्टेम यूनिवर्सिटीज़ में, एग्रीकल्चर में है, अर्निंग सो मच। वेटी में है, अर्निंग सो मच। मेरी खुद की बेटी है मेंटल हेल्थ, पब्लिक हेल्थ में, अर्निंग वेरी गुड। ये सब आप उनकी बात कर रहे हो जो इंडिया से बाहर है, जिसको इंडिया में ही रहना है। इंडिया में रहना है तो रहो। बहुत सारे इतने प्यारे ऑप्शंस हैं। आप साइंटिस्ट की जॉब ले सकते हो। हम खुद है, हमने कौन सा नीट किया है, बहुत अच्छा अर्न कर रहे हैं। आप टीचिंग में आ जाओ, फिजियोथेरेपिस्ट में आ जाओ, एक सेटिंग के आपको कितने पैसे मिल रहे हैं, वेरी सिक्योर जॉब। आप फार्मेसी में आ जाओ,
आप कुछ भी कर लो, इंडिया में रह के इतने ऑप्शंस हैं, हॉस्पिटल मैनेजमेंट में आ जाओ। हाँ, ये बल्कि अच्छा है, क्योंकि जो एमबीबीएस की जर्नी है वो लगभग 15 साल की है, और जो फिजियोथेरेपिस्ट की जर्नी है वो 6 इयर्स की। हम 6 इयर्स के बाद वी स्टार्ट मेकिंग गुड मनी, है ना। तो दिस इज गुड ऑप्शन। बट फिर भी एक प्रेशर तो है बच्चों के ऊपर, तो वो प्रेशर किसने बनाया? क्या ये प्रेशर टीचर्स ने बनाया कि भाई तुम एमबीबीएस में ही जाना है? क्लासरूम में टीचर्स ने कहा स्कोर कम आया तो तुम कुछ नहीं कर पाओ? इट्स अ कलेक्टिव प्रेशर यू आर गेटिंग फ्रॉम पेरेंट्स, यू आर गेटिंग फ्रॉम योर स्कूल्स। आपका एक परफॉर्मेंस प्रेशर ऑलवेज रहता है। वन इज परफॉर्मेंस प्रेशर, वन इज पर्टिकुलर प्रेशर फॉर एमबीबीएस। पर्टिकुलर प्रेशर एमबीबीएस का तब आएगा जब आपको सिर्फ दिखाया यही जाएगा आपको यही करना है, तो आपको सिर्फ वही करना है, तो आपको बहुत प्रेशर आएगा। तो एक चीज़ तो इसमें दो एस्पेक्ट आते हैं। एक तो बहुत बढ़िया है, आप ऑप्शन दो ही मत। जितने ऑप्शन होंगे उतना कंफ्यूजन होगा, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। आप अभी के लिए एक ऑप्शन पे रहो, अवेयर रहो कि कुछ ऑप्शंस और भी हैं, राइट। एक ऑप्शन में अपने पूरे एफर्ट्स डालो। कभी कभी क्या होता है कि आपको इतने प्लान्स दे दिए जाते हैं, इतने ऑप्शंस दे दिए जाते हैं, तो आप कॉन्फिडेंस की बजाय कंफ्यूजन में आ जाओगे। बट अब अगर हमने अभी प्राइमरी ऑप्शन एमबीबीएस रखा, तो वो अगर ज्यादा ऑप्शन नहीं रखे तो फिर स्ट्रेस आ जाएगा। नो नो नो, अब इसके भी प्रोज एंड कॉन्स हैं। आपने प्राइमरी ऑप्शन अपना एमबीबीएस रख लिया, राइट। आपने सेकेंडरी ऑप्शन अपना रख लिया, ये भी कर लूँगा। तो कभी कभी क्या आता है, प्राइमरी ऑप्शन से आपका ध्यान हट जाता है, आपका सेकेंडरी साइड में टिक 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 चलता रहता है कि कोई नहीं, ये तो कर ही लूँगा। तो आप अपने पूरे एफर्ट्स वहाँ नहीं डालते हो। हमेशा एक ऑप्शन में रहो, लेकिन अवेयरनेस में रखो कि दूसरे ऑप्शन हैं। तो आप अवेयर करते हैं क्लासेस में? यस, बिल्कुल। तो आप पर्टिकुलर एक या दो, या जैसे पूरा 1 ईयर के लिए बच्चा आपके पास है, बेसिकली 2 इयर्स के लिए आए, 11th 12th के लिए, तो क्या 2 साल में कितने सेशन लेते हो जिसमें आप ये बताओ कि एमबीबीएस के अलावा क्या ऑप्शंस हैं? सर इट्स ऑलमोस्ट, बच्चे क्लास के बाद हमारे पास इन चीज़ों के लिए आते ही आते हैं। ऑलमोस्ट डेली 2-3 बच्चा तो खड़ा ही होता है, ये नहीं हो रहा क्या करें, वो नहीं हो रहा क्या करें। तो ये तो हम रूटीन में ही चलता रहता है कि ये छोड़ के कोई बात नहीं, ये हो जाएगा। वो तब जब आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो। चक्कर क्या है, प्रॉब्लम इज आप एफर्ट्स नहीं डाल रहे अपने एक मेन ऑप्शन पे। जब तक आप एफर्ट्स नहीं डालोगे तो आपको आउटपुट नहीं मिलेगा। तो आप अपने एफर्ट्स को छोड़ के एक सेफ्टी नेट की तरफ जा रहे हो, दैट इज़ ओनली अ सेफ्टी नेट। आपको कुछ तो प्रायोरिटी बनानी पड़ेगी। तो आप ऑप्शन बहुत ज़्यादा मत लो, एक में ही कॉन्फिडेंस डालो, 100% एफर्ट डालो। उसके बाद अगर कुछ होता है तो आराम से एक सेफ्टी नेट की तरफ चले जाओ, जिससे आपकी बहुत जल्दी अपने जो भी फेलियर के डिसअपॉइंटमेंट्स हैं वो जल्दी चली जाएंगी। सेल्फ ब्लेम से निकल जाओगे, गिल्ट में ज़्यादा नहीं जाओगे, तो आप एक सेफ्टी नेट की तरफ चले जाओगे। लेकिन प्रायोरिटी पे तो आपको एक ऑप्शन रखना ही पड़ेगा। नो 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 नो, वट एवर इज योर प्रायोरिटी। मेरे पास कई बच्चे हैं जो साफ कहते हैं एमबीबीएस नहीं करना। अनुराग मैम याद होगा, अनुराग गोयल। Many children they don't want to do दे MBBS. डू नॉट वांट। मेरी खुद की बेटी, नो मम्मी नो एमबीबीएस, मेंटल हेल्थ पब्लिक हेल्थ में जाना है, क्लियर थी वो, राइट। बच्चे हैं अपने, अनुराग गोयल है, वो साफ कहता था मेरे को साइंटिस्ट बनना है। सोहम है मेरे पास, बड़ा प्यारा बच्चा, साफ कहता है मेरे को केवीपीवाई दे के साइंटिस्ट बनना है। बहुत सारे बने हैं। ऐसे नहीं है, बिल्कुल कहते हैं बायो ही पढ़नी है, लेकिन डॉक्टर नहीं बनना, अलाइड में जाना है। बहुत है बच्चे ऐसे, ऐसा नहीं है। और हम तो बड़ा सपोर्ट करते हैं, करो भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल फाइनेंशियल सिक्योरिटी है, जॉब सिक्योरिटी, एवरीथिंग इज देयर। जो भी आपको चाहिए, मेंटल पीस, सब कुछ है, डिपेंड। एमबीबीएस डॉक्टर्स की लाइफ में मेंटल पीस तो नहीं है। सर मेंटल पीस इज इट्स रिलेटिव वर्ड, That depends on इट्स you. रिलेटिव वर्ड। बट हाँ, ये फैक्ट है कि आप 24 घंटे बीमारी में हो या उससे डील कर रहे हो, तो वो एक स्ट्रेस तो है, जान बचाने का स्ट्रेस है। ये प्रोफेशन की जगह रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है फिर। रिस्पॉन्सिबिलिटी है और सोसाइटी की तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी भी चाहिए, लेकिन आपका डिपेंड करता है आपका मेंटल पावर कितना है, आप उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को कितना निभा सकते हो। डॉक्टर बनने के लिए आपको मेंटली बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा, स्ट्रांग बनना पड़ता है, वेरी स्ट्रांग। तो वो अगर आपके पास है तो बन जाओ। जैसे सर्जरी है, सर्जरी में आप सब नहीं क्या कर कर रहे हो, सकते। आप कहाँ से कब ब्लीड कर जाओ, कब क्या हो, एकदम से आपको ऑन द स्पॉट डिसीजन लेना पड़ता है। तो उसमें तो जान चाहिए, मेंटल स्ट्रेंथ चाहिए। आप क्या करोगे, आपके हाथ पैर कांप। तो आपको नहीं लगता आजकल की जो हमारी एकेडमिक्स हैं या एजुकेशन है, मेंटल स्ट्रेंथ के ऊपर तो हम बिल्कुल नहीं काम कर रहे हैं? कर रहे हैं, बिल्कुल अब आ रहा नहीं कर है रहे। टाइम अब वापस आ से रहा ना। है टाइम वापस। तो क्या आप मेंटल स्ट्रेस से डील करने के लिए पर्टिकुलर काउंसलर्स को, परफॉर्मेंस कोचेस को बुलाते हो सेंटर्स पे, या बच्चों को कहते हो कि तुम कुछ इस तरीके से किया करो? यस, बिल्कुल। क्योंकि मेंटल स्ट्रेस से लड़ने के लिए सर बेसिकली आपको बहुत ही
छोटे लेवल से बच्चे को पकड़ना पड़ेगा। आपकी बिटिया तो खुद मेंटल हेल्थ में आपने बताया, तो क्या उसका सेशन करा देते हो बच्चों के साथ? सर अभी तक तो नहीं कराया फ्रैंकली, क्योंकि वो इंडिया से बाहर है तो रात दिन का फ़र्क पड़ जाता है। तो कभी आएगी तो ये बहुत बड़ा ड्रीम है कि वो लेगी। लेकिन मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं यहाँ पे जो साइकेट्रिस्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, तो उनको हम बुला लेते हैं, बल्कि उनके नंबर दिए हुए हैं, आप जाके काउंसलिंग करो, तो वो आ जाते होते हैं। मेंटल और हेल्थ उससे ज्यादा तो हम खुद ही काउंसलर काउंसलर, वही मैं उसी पॉइंट पर आ रही थी। हम लोग सिर्फ ट्यूटर थोड़ा भी हैं। एवरी टाइम दे आर कमिंग विद देयर फैमिली प्रॉब्लम्स, मम्मी पापा प्रॉब्लम्स, यस यस रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स, एवरी टाइम दे आर कमिंग टू अस। आप जैसे बहुत समय से पढ़ा रहे हैं, बहुत सारी चेंजेस हुए हैं। आई वॉज 11th-12th स्टूडेंट इन 2002-2003। उस समय हमारे लिए ये था कि अगर मेडिकल ले लिया तो 11th-12th में हम डॉक्टर ही बनेंगे। हमें नहीं पता था कि पीएमटी नाम का कोई एग्जाम भी होता है। डॉक्टर अंजू चांदना देन टोल्ड मी कि पंकज एग्जाम होता है, उसकी तैयारी करनी है। आजकल तो बच्चे बहुत अवेयर हैं। अनअवेयरली ले। हाँ, अभी आपने बहुत सारे चेंजेस देखे हैं, तो कौन कौन से एक्सपेक्ट्स में कौन कौन से चेंजेस अच्छे हुए हैं और कौन से चेंजेस बुरे हुए हैं? पहले तो बुरे चेंजेस की बात कर लेते हैं कि क्या क्या बुरा हुआ है। मेनली बुरा हुआ है कोविड के बाद जो हमने देखा है ना, ये रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हो गए, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स बहुत ज़्यादा हैं, पेरेंट्स भी चारों तरफ सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं। तो सोशल मीडिया में क्या देखेंगे, ऑल इंडिया रैंक 1 किसका आया, 2 किसका आया। सिबलिंग प्रेशर है, अगर किसी का भाई बहन कुछ अच्छा अचीव कर गया तो छोटे पर बहुत ज़्यादा प्रेशर है। कोई पेरेंट बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता है तो बच्चों पर बहुत प्रेशर। तो ये प्रेशर तो आपके बच्चों पे भी रहा होगा। आपने एक ऑल इंडिया रैंक देख लिया, एक बच्चे का देख लिया, ये बन गया, आपने कुछ डाल दिया उसका, तो किसी भी बच्चे के पास पहली चीज़ क्या आती है? मोटिवेशन। मैं ये कर लूँ, ठीक है। उसके बाद प्रॉब्लम क्या आती है कि आपके पास रिसोर्सेज कितने हैं, आपका खुद का पोटेंशियल क्या है, आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, तो वो सब आके भाई मैं वो तो नहीं बन पा रहा। फिर इनएडिक्वेसी आती है, मैं तो इनएडिक्वेट हूँ, मैं वो नहीं बन पा रहा, क्योंकि वहाँ पे आपकी फिर ये आ जाती हैं कई चीज़ें जो आप नहीं वो कर पा रहे होते हो। रिसोर्सेज की कमी हो सकती है और आपके खुद के पोटेंशियल में कमी हो सकती है। तो पहले आई मोटिवेशन, आपने करने की कोशिश की, उसके बाद आप आगे प्रेशर में, क्योंकि आपके पास रिसोर्सेज तो है नहीं, मेंटल कैपेबिलिटीज नहीं है, तो मोटिवेशन से प्रेशर से डीमोटिवेशन पे आ गए। तो क्या रिसोर्सेज इन रियलिटी जरूरी हैं किसी के पास होने, और आपको ऐसा लगता है कि पोटेंशियल सबका? देखिए रिसोर्सेज में ना लाइक आजकल बोलो रिसोर्सेज तो है मोस्टली सबके पास। अगर कोई आपका बहुत पुअर बच्चा है तो वो यूट्यूब पर वीडियो देखकर भी कर लेता है। वी हैव मैनी चिल्ड्रन जो बहुत विलेज बैकग्राउंड से थे, उनके पेरेंट्स को कुछ नहीं पता था। मैं अनुराग गोयल की बात करती हूँ। अनुराग गोयल एक हमारा मैम का और मेरा कॉमन बच्चा था। अभी वो उसने मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज से आई थिंक उसका रैंक 277 के अराउंड था। मौलाना आज़ाद से उसने MBBS किया और अभी वो MD कर रहा है लेडी हार्डिंग से। अब उस बच्चे के साथ क्या था कि उसके पेरेंट्स को कुछ पता ही नहीं था कि MBBS क्या चीज़ है, और एक बनिया फैमिली से था और प्रोफेशनल वो बिजनेसमैन थे वो लोग ना। तो एक दिन जस्ट एग्जाम से, फिजिक्स एग्जाम से एक दिन पहले उसका सीवियर एक्सीडेंट हो गया एंड ही वाज नॉट एबल टू राइट। तो मैंने उसके फादर को, ब्रदर को फर्स्ट डे वो मेरे घर आए रात को, मैम इसको तो राइटर लेकर देना पड़ेगा, कल फिजिक्स का बोर्ड का एग्जाम है, और मेरी क्लास का वो टॉपर था। तो दैट डे वाज लाइक मेरे लिए बहुत वो था कि मेरा तो रिजल्ट ही गया। टू बी वेरी ऑनेस्ट, वो फर्स्ट टॉपर था हमारी क्लास का ना, बच्चा भी बहुत अच्छा था। तो मेरे को ऐसे लगा, मैंने कहा सर आपका बच्चा बहुत अच्छा है। कहते जी इतना अच्छा है, मतलब पेरेंट वाज नॉट अवेयर कि इतना अच्छा। मैंने कहा जी ये आप किसी तरीके से भी राइटर का अरेंजमेंट करो, ये बच्चा आपका बहुत ज्यादा अच्छा है और इसका सिलेक्शन 100%। कहते जी इतना अच्छा है। वो पेरेंट बिल्कुल अवेयर नहीं था। वहां पर क्या था, बच्चे पर कोई प्रेशर नहीं था, तो उस बच्चे ने ज्यादा अच्छा किया। अच्छा, मतलब अगर प्रेशर होता है, कई बार ज्यादा प्रेशर में आप अपनी नेचुरल गेम ही नहीं खेल पाते ना। तो प्रेशर नहीं था, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी पेरेंट्स की, कुछ नहीं था, वो बच्चे ने खुद इतना अच्छा किया। और यहाँ पर आजकल क्या हो रहा है कि पेरेंट इतना ज्यादा कई बार समटाइम प्रेशर डाल रहा है कि इतना ज्यादा डाल देता है प्रेशर कि वो बच्चा कुछ कर ही नहीं पाता। आप तो 11th-12th की बात कर रहे हो। मेरे पास कई बार बच्चे ऐसे काउंसलिंग के लिए आते हैं, चाइल्ड इज इन 5th स्टैंडर्ड, स्कोर्ड 95 मार्क्स इन एनी XYZ सब्जेक्ट। पेरेंट्स कम सर पहले 100 आउट ऑफ 100 आ रहे थे, अब 2 बारी से 95 97 आ रहे हैं। तो मैं उनको कहता हूँ इट्स कम्प्लीटली फाइन। हमारे पास एक अभी जब 12th का स्कोर आया, नीट का पर्टिकुलरली स्कोर था, तो उस बच्चे के शायद 580 या 590 के आसपास, 583 584 के आसपास मार्क्स थे।
वो रेगुलरली मुझसे कोचिंग ले रहा था, थेरेपीज ले रहा था, काउंसलिंग ले रहा था. हिज पेरेंट्स केम, सर ये तो खा पी नहीं रहा, क्योंकि इसने अपना जो टेस्ट के बाद आता है ना, कुछ इंटरनेट पे हम अपनी की चेक कर लेते हैं कि उससे उसके मार्क्स इतने बन रहे थे. और उसके पेरेंट्स की तरफ से पहले प्रेशर था, बट मार्क्स उसको जैसे ही इवेल्युएट किया कि मार्क्स कम आ रहे हैं बच्चे के साथ, दो दिन के बाद पेरेंट्स को रियलाइज हुआ कि बच्चा तो खा पी भी नहीं रहा, सो भी नहीं रहा. तब उन्होंने प्रेशर को रिमूव किया. बट को ना पता नहीं होता समटाइम्स. पेरेंट है ना, वो पेरेंटिंग कर रहा है फर्स्ट टाइम या सेकंड टाइम, 2 बच्चे हैं. मुझे लगता है फर्स्ट टाइम जब आप पेरेंटिंग करते हो तो आप बहुत गलतियां करते हो. एज अ पेरेंट मैं अपने बारे में बोल सकती हूँ कि मैंने भी अपनी एल्डर डॉटर को बहुत ज़्यादा प्रेशर किया था. तो बी वेरी ऑनेस्ट, वो चीज़ मैंने सीखी अपने यंगर वन पर ना, तो उसको मैंने ऐसे ही छोड़ दिया. तो उसने ज़्यादा बेटर किया एज कम्पेयर्ड. तो प्रेशर पेरेंट का भी कसूर नहीं है. समटाइम्स हम नहीं कह सकते. पेरेंट्स की भी क्लासेस लेते हो कभी कभी? हाँ बिल्कुल लेते हैं. पेटीएम बिल्कुल लेते हैं पीटीएम. सब बहुत इश्यू है. वंस इन अ मंथ और वंस इन अ 2 मंथ 3 मंथ इश्यूज हैं बच्चों को पेरेंट्स. नहीं बहुत ज्यादा है. हम तो लेडीज है ना, तो वो तो पूरा खोल कर ही रख देते हैं. पेरेंट्स इधर, बच्चा इधर. फिर पेरेंट को बाहर भेजते हैं, बच्चे को अंदर बुलाते हैं. अब बच्चे से बात करेंगे जी, अब पेरेंट से बात करेंगे, ये चलता रहता है हमारा. नॉर्मल है, बहुत दिक्कत है. हाँ नॉर्मल है. तो कोई ऐसा बच्चा देखा कि पेरेंट्स के प्रेशर के कारण बच्चा स्ट्रेस और डिप्रेशन में चला जा रहा? बहुत ज्यादा. फिर कैसे टैकल करते? इट्स नॉट वन. पेरेंट की काउंसलिंग करते हैं पहले. 60 to 70% पेरेंटल प्रेशर है इस टाइम पे. बहुत ज्यादा है. बहुत ओवर एक्सपेक्टेशंस हैं, अनरियलिस्टिक आप चीजें नहीं, मैं ना लाइक समटाइम्स तो पेरेंट को ये बोलती हूँ, बच्चों को मम्मा मैं मार्क्स मत भेजना. मैं बच्चों को बोल देती हूँ कि आपके ना हर टेस्ट के मार्क्स हम नहीं भेजेंगे. अगर आप मुझे प्रॉमिस करते हो कि नेक्स्ट टाइम आप अच्छा करोगे तो आपके मार्क्स नहीं भेजेंगे, तो आप मुझे बता दो. समटाइम्स ऐसे हो जाता है कि पेरेंट बहुत ज्यादा वो कर देता है, तो मैं कॉन्फिडेंस में लेकर शुरू में हम करते हैं इस तरीके से काम. और फिर पेरेंट को भी बुलाकर काउंसलिंग कर लेते हैं कई बार कि मैम, मैं समटाइम्स तो आई यूज्ड टू आस्क बच्चों से कि आपके पेरेंट्स ने साइंस पढ़ा है? तो कहते नहीं मैम. मैंने कहा उनको नहीं पता, जितना मार्क्स तुम ले रहे हो वो लाना भी बहुत डिफिकल्ट है, तो यू शुड बी हैप्पी बेटा. बट पेरेंट का कसूर नहीं है, उनको पता नहीं है कि साइंस इतना डिफिकल्ट है. यू शुड अंडरस्टैंड उनका भी पर्सपेक्टिव क्या है. डे 1 पे पेरेंट्स, सिर्फ पेरेंट्स रूम में हो और आप उन पेरेंट्स को बताओ कि बच्चा क्या पढ़ने वाला है. नहीं, मैंने इस साल मैंने सेमिनार ऑर्गेनाइज किया था एक, तो पेरेंट को सब बताया था कि प्रेशर आपके सिर्फ कई बार ना पेरेंट्स को ये होता है कि वो वाला बच्चा तो बहुत अच्छा कर रहा है जी, हमारा नहीं कर रहा है. तो मैंने एक 3 कैटेगरीज में बच्चों को डिवाइड किया था. मैंने कहा ये आपको लगता है ना कि जो ओवर अचीवर्स बच्चे हैं उनका प्रेशर नहीं है. ओवर अचीवर्स बच्चे का प्रेशर ये होता है कि रैंक 1 पे आएगा तो नेक्स्ट टाइम जो रैंक 2 पर भी उसका फिसला, उसको इतना ज्यादा प्रेशर हो जाता है कि वो रैंक 2 ही नहीं, उसको होता है मुझे हमेशा रैंक 1 लाना है. तो ये वीकली प्रेशर्स भी तो हम लोग क्रिएट कर रहे हैं. फिर वीकली टेस्ट, वीकली जजमेंट मैं अपने ऊपर कहती हूँ. अगर मेरे बच्चों को 50 बच्चे हैं, जैसे बोला जाए कि मैम की परफॉर्मेंस हर हफ्ते जज करनी है, तो मेरे ऊपर कितना परफॉर्मेंस प्रेशर आएगा. भाई मैं क्या कर रही हूँ, कर पा रही हूँ, नहीं कर पा रही हूँ. हम तो बहुत बड़े एडल्ट हैं, थोड़े सुलझे हुए हैं. वो तो 15-16 साल के बच्चे हैं, उनको एवरी वीक आप टेस्ट दे रहे हो, फिर जजमेंट साइकिल में डाल रहे हो. तो क्या क्रोनिक एंजाइटी आ रही है, क्रोनिक स्ट्रेस आ रहा है. और आप उनकी फिजिकल हेल्थ देखो, नो स्लीप साइकिल बिल्कुल. किसी को पीसीओडी हुआ पड़ा है, किसी को कोई बीमारी हो रखी है, अभी से ही थायरॉक्सिन बिगड़ी हुई है, कॉर्टिसोल के इतने लेवल हाई जा रहे हैं. कोई बहुत मोटा हो रहा है, कोई बहुत पतला हो रहा है, कोई भी आपको नॉर्मल नॉर्मल नहीं है 11. तो इतना बड़ा स्ट्रेस लेके आप क्यों? क्योंकि आपकी हर वीक जजमेंट हो रही है. मैं तो अपने ऊपर लेके कह रही हूँ भाई, मेरे को अगर आप हर वीक जज करो कि कैसा पढ़ा रही है, तो मैं तो गई काम से. सिस्टम खराब है. आप नहीं करते, आप नहीं ले रहे थे? नहीं, हम कोशिश हमारी ये होती है कि लिमिटेड कंटेंट दिया जाए. अभी हो क्या रहा है कि ना पहले जमाने की बात करते हैं. लाइक मैं बात करती हूँ 2015-16 के अराउंड. 2015 प्री कोरोना हम लोग क्या करते थे, दिसंबर तक सिलेबस फिनिश करते थे मैम. जनवरी फरवरी बच्चों को छोड़ देते थे, टू बी ऑनेस्ट, कि आप सेल्फ स्टडी करो. सिर्फ कुछ टेस्ट 15 डेज में एक टेस्ट, आप पीसीबी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी एक साथ दे दो. पहले कुछ नहीं था, कोई टेस्ट सीरीज नहीं थी, कुछ भी नहीं था. और हमारा 2015 का अगर हमारा, मेरे ख्याल से मेरा तो बेस्ट रिजल्ट था 2015 में. पूरा बैच सिलेक्टेड, पूरे बैच सिलेक्टेड है. बिकॉज वहाँ पे प्रेशर नहीं था, मतलब ऑप्टिमम प्रेशर था. अवेयरनेस भी नहीं थी, उनको पता ही कुछ नहीं था. ऑप्टिमम प्रेशर था.
लाइक हमारा जो है ना सिस्टम है, मुझे पता नहीं मैम क्या, हम लोग इंडिविजुअली पढ़ा रहे हैं। और हमने कभी, ठीक है, मैंने कुछ जेएमएस में जॉब किया है 7 इयर्स एंड 2007 में मैंने रिज़ाइन कर दिया, मैम ने भी जॉब किया, रिज़ाइन कर दिया। तो हम लोग बिल्कुल बेस से अपने आप को ग्रूम किया है। तो इंडिपेंडेंटली मेरा तो ये है कि मैं किसी के साथ एसोसिएशन इस तरीके से कि इंस्टीट्यूट के अंदर काम नहीं कर सकती। हाँ, क्योंकि वो बिल्ड हो गया, वो बिल्ड हो गया है ना, खुद किया है तो इतने सालों से। तो मतलब इंडिविजुअल सिस्टम, हम मैम पढ़ा रहे हैं, अब बच्चों की मर्जी होती है। हमारा सेक्टर 13 में बहुत सारे एफिशिएंट टीचर्स हैं, तो बच्चों की मर्जी है कि वो किस टीचर को। तो अगर यही चीजें हम स्कूल्स में इम्प्लीमेंट करते कि बच्चों की मर्जी है, स्कूल में भी हर स्कूल में 3 टीचर्स हैं, बच्चों की मर्जी है, वो किससे करें? वो होगा नहीं पंकज जी, वो कंपल्शन होता है तो स्कूल में हो जाता है ना। जैसे हमारे बिग कॉर्पोरेट्स हैं तो वहां पर आप डाल देते हैं बच्चे को डाल दिया। अब उनमें क्या होता है, जो टीम आती है उनमें कभी एक सब्जेक्ट वीक है, कोई टीचर, अगर मान लो मैं किसी भी कॉर्पोरेट में जॉब कर रही हूँ और मुझे किसी दूसरे कॉर्पोरेट में हायर पैकेज मिला तो मैं उसी टाइम छोड़ के चली जाऊंगी। तो मेरी सिक्योरिटी नहीं है वहाँ पर, कि मैं वहाँ पर, बच्चों की सिक्योरिटी नहीं है। हमने देखा है यहाँ पर इंस्टीट्यूट का नाम तो नहीं लूंगी कि रातों रात एक इंस्टीट्यूट से दूसरे इंस्टीट्यूट में टीचर फैकल्टी शिफ्ट है सर। मेरा माय नेफ्यूज इन दिल्ली और वो भी 10th स्टैंडर्ड में, हमने उसका प्री शुरू किया था। वो उसकी इच्छा थी, मैंने उसको बल्कि ये समझाया, बेटा 10th तक मजे कर ले, जिंदगी जो जीनी है ना वो जी ले, उसके बाद नहीं जी पाएगा। नहीं मामू आप आ जाओ करवाने, क्योंकि आई एम इनटू दिस फील्ड समहाउ। तो जीजा जी का, दीदी का फोन आया कि तू आ जा। आई वेंट टू 2-3 इंस्टीट्यूशन, वो एक इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहा है और वहां पे टीचर चेंज हो गया उनका। और जैसे ही 6 मंथ के बाद टीचर चेंज हुआ, तब फिर मुझे बुलाया, अब बात करो। तो फिर आप क्या करेंगे, वो कुछ कर ही नहीं सकता ना इंस्टीट्यूट, वो कुछ भी। और हमारे साथ जो बच्चे हैं वो 11 से डे 1 से हमारे पास है, लास्ट से 12 तक हमारे पास है। इमोशनल बॉन्डिंग है बच्चे के साथ, बच्चे का हमें सब कुछ पता है कि बच्चा क्या स्टैंड करता है, उसके इमोशनल स्ट्रगल्स क्या है, उसको क्या स्ट्रेस है, मतलब स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए भी बच्चा। मैंने एक बार किसी ना कोई और आए थे, साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने विजिट करना चाहा, मेरा ही स्टूडेंट था कोई पुराना, कि मैम एक बार विजिट करना है। तो वो आए, क्या उन्होंने बच्चों से बात करनी शुरू करी। मेरा बच्चा ही था वो भी, तो बड़ा अच्छा सा बच्चा है, तो उसने बात करनी शुरू करी कि मैं तुम्हारी क्लासेस लूंगा। तो बच्चे उनको, भैया आपसे अच्छी तो मैम ही हमारी रोज काउंसलिंग कर देती है। आउटराइट उन्होंने, बच्चों ने उसके सामने ही बोला, सर इसकी, भैया इसकी जरूरत नहीं है, मैम हमारी बहुत अच्छी काउंसलिंग कर देती है। नहीं, आजकल आपने बच्चों ने देखा, बच्चे ब्लंट भी बहुत है, बहुत साफ साफ बताते हैं, मैम आपने ये टॉपिक अच्छे से करवाया नहीं। तो वो काउंसलिंग तो मतलब हमारा सिस्टम क्या है कि हम लोग यहीं से ही, हिसार से ही, पिछले 28 ईयर्स हो गए मुझे हिसार में, तो 28 ईयर से मैं हिसार में ही पढ़ा रही हूँ। तो मुझे यहाँ के बच्चों का, यहाँ के लोग, आपको एक सीक्रेट बताता हूँ मैं, जब मैं 11th 12th में था तो किसी ने मुझे कहा था कि लीना मैम से फिजिक्स कर लो। उस समय पीएल गुप्ता सर, हाँ यस, पीएल गुप्ता सर तो हमारे गुरु है जी, हमने उन्हीं से सीखा है। और मैं प्रभु अलाउकलाना से आता हूँ, आई कम्स फ्रॉम अ स्मॉल विलेज। तो आई हैड सम फाइनेंशियल क्राइसिस, तो किसी ने कहा पीएल गुप्ता सर नहीं मानेंगे, तुम लीना मैम के पास चले जाओ। आई थिंक उस समय शायद आप घर पे पढ़ाते थे लाजपत नगर में, हाँ, लॉन्ग बैक, मतलब दिस इज आई एम टॉकिंग 22-23 साल पुरानी बात है। तब मैं स्कूल के साथ जो कोचिंग शाम को करती थी, मैं मेडिकल का स्टूडेंट रहा था, तो मैंने आपका भी नाम सुना था। डॉक्टर अंजू चांदना से मैं पढ़ता था सेक्टर 13 में, रेजिडेंस। उनके फादर इन लॉ जज थे, अभी तो शायद वो डीपीएस में है। वो कुछ समय पहले मुझे मिली, तो मेरी तो गुरु है, उन्होंने मुझे नहीं पहचाना, मैं भागा गया। मैं कहा मैम उस समय आपने मुझे बताया था पीएमटी करना है, और मुझे पता भी नहीं था पीएमटी। मुझे खुद नहीं पता था कि नॉन मेडिकल क्या होता है, टू बी ऑनेस्ट। मैं ऐसी मुझे नहीं पता था नॉन मेडिकल क्या होता है। मैंने 11th में नॉन मेडिकल लिया, मेरा कजन ले रहा था, मैंने उसको देख के नॉन मेडिकल लिया। मुझे नहीं पता था मुझे फिजिक्स क्या होती है। बहुत ही अलग जमाना। हाँ, जब मैंने मेडिकल लिया तो कोई प्रेशर नहीं था हमारे पर। तो 6 मंथ के बाद मेरे घर पे कोई आया कि आपका बेटा मेडिकल कर रहा है, मेरे बच्चे को बुखार है। मैं कहा भाई, मेरी सिस्टर को भी नहीं पता था। तो मैं इवनिंग में जब घर पहुंचा, मैं दिल्ली ट्रेवल करता हूँ, मैं कहा अभी मैं 11th पढ़ रहा हूँ, इसमें कुछ नहीं है, ये मैं डॉक्टर नहीं बनाऊं, डॉक्टर शायद इसके बाद बनूंगा। और मुझे तब तक भी नहीं पता था कि पीएमटी होती है। आजकल तो बच्चे बहुत अवेयर है। थर्ड फोर्थ के बच्चे को पूछ लो पीएमटी क्या होता है। परसों का पेपर पढ़ा, दक्षिण कोरिया में वो आया कि बच्चों को 4th क्लास से ही मेडिकल के लिए कोचिंग, दक्षिण कोरिया के बाद, साउथ कोरिया के बाद। तो इतना बुरा हाल दूसरे कंट्रीज में भी हो चुका है नीट को लेके। हम इंडिया की बात कर रहे हैं। चलो, एक सिस्टम अभी डेवलप हो गया है कॉर्पोरेट्स का। अभी आप कॉर्पोरेट्स की बात कर रहे थे, तो आई बेसिकली वांट टू टॉक अबाउट,
अब वहाँ कॉर्पोरेट्स में बहुत सारी चीजें, उनके टेस्ट सीरीज, उनका एक अच्छे एक एजुकेटर बैठे होंगे, जैसा वो कहते हैं कि एक टीम पूरी बैठी है जो सिलेबस बना रही है, टेस्ट सीरीज बना रही है, तो बच्चा आपके पास क्यों आए? वहां पे तो सिस्टमेटिक है। एक छत के नीचे कर रहा है, वो मृदा मैम से निकलेगा, लीना मैम के पास जाएगा, वो टाइम वेस्ट कर रहा है, ट्रेवल टाइम या कुछ भी, और बाहर जब निकलेगा तो कुछ खाने का मन करेगा और दूसरा फ्रेंड कह देगा चल मूवी देखने चले, ये भी तो चीजें रहेंगी। तो हम कॉर्पोरेट में ना जाएं? सर कॉर्पोरेट और इंडिविजुअल टीचर्स में थोड़ा बहुत जो मैं बताना चाहूँगी, वैसे बहुत बढ़िया हैं सारे, फ्लेक्सिबिलिटी जो क्यूरिकुलम की है वो हमारे पास है, उनके पास स्ट्रक्चर्ड है, ये कराना ये कराना ये तो अच्छी चीज है, स्ट्रक्चर्ड है। नो बिल्कुल अच्छी नहीं है। अगर मेरे पास 3rd यूनिट में सेल बायोलॉजी आ रहा है और मेरा बायोलॉजी का कोर सब्जेक्ट वो है, जब तक बच्चे को सेल नहीं पता होगा, हाउ लाइक मैं पहला चैप्टर दूसरा चैप्टर कैसे डील कर सकती हूँ? माइटोसिस मियोसिस आती नहीं है और आप प्लांटे में मियोसिस पढ़ा रहे हो, वो कैसे समझेगा? तो मेरे पास स्ट्रक्चर, ये सारे वर्ड सुन के मैं मेरी 11th में चला गया। मैं आई एम फ्लेक्सिबल, मैं वो चीज पकड़ूंगी जिससे पहली चीज क्लियर हो जाए। उनके पास स्ट्रक्चर्ड आता है, ये कराना है और इतनी ड्यूरेशन में कराना है, इतनी ड्यूरेशन में कराना है डीपीपी। अब मेरा कई टॉपिक इतने डिफिकल्ट होते हैं, मुझे बच्चों में देख के पता लग जाता है आज क्लियर नहीं हुआ, कल फिर ले लूंगी। मैं एक टॉपिक को 4 दिन में क्लियर कर सकती हूँ, मैं अपना टेस्ट पोस्टपोन कर सकती हूँ। बच्चे के पास चॉइस है, मेरे पास फ्रैंकली अगर मेरी भाषा नहीं समझ में आ रही, आई विल हेल्प यू आउट। देखो डॉक्टर मोहित पारेख हैं, वो ENT वाला हो गया। आप सर्वेश में चले जाओ, मेरे सबसे पहले स्टूडेंट डॉक्टर अभिषेक, वो पूरा अभिषेक गुप्ता, ही इज फ्रॉम उकलाना। यस, वो मेरा पहला बच्चा है। आई एम फ्रॉम उकलाना ना, जैसे आपने अभिषेक का नाम कहा तो देन अभिषेक इस मेरा सबसे पहला बच्चा सेंट कबीर का बच्चा है। उसके बाद उसी का क्लासमेट वैभव जैन एनेस्थीसिया वाला है। मोहित की वाइफ है मुदिता, बहुत प्यारी बच्ची, मेरी इमीडिएट नेबर थी एनेस्थीसिया वाली। एंड मोहित एंड मुदिता आर लाइक अब हस्बैंड वाइफ है। और अगर आप जनरल में चले जाओ, डॉक्टर मनोज सिद्धार्थ हैं, पीडियाट्रिशियन है, बहुत प्यारा बच्चा है। उसी की बहन है डॉक्टर मेघा, जो टाटा मेमोरियल से कैंसर ऑन्को में करके आई है और आ रही है अभी। तो अभी तो ये छोटे मोटे याद आ रहे हैं। और डेंटिस्ट तो ऑलमोस्ट सारे अपने पढ़ाए हुए हैं। आप मैम? मैं तो अभी मेरे पास नॉन मेडिकल और मेडिकल दोनों रहते हैं, तो मेरा लाइक पहले IIT वाली तरफ ज़्यादा, IITians भी हैं और मेडिकल में भी हैं। तो काफ़ी डॉक्टर्स के बच्चे अभी मैंने रिसेंटली जो पढ़ाए हैं, वो मैंने देखी थी आपकी कल परसों कोई वीडियो थी। डॉक्टर विजय गुप्ता का नेफ्यू था, उन्हीं के पास रहता था, न्यूरो सर्जन है जिंदल हॉस्पिटल में। अक्षित है डॉक्टर डॉक्टर कमल किशोर का बेटा गीतांजलि हॉस्पिटल वाला, हम दोनों से पढ़ रहा था, और वो भी मेडिकल में है। डॉक्टर अरुण गोयल है, कैंसर स्पेशलिस्ट आधार की, उनकी बेटी है सुजला अभी अग्रोहा में गई है बायो में 360 में से 360 मार्क्स लेके। और वो जो डॉक्टर लवनीश गोयल है, उनका बेटा रेतम गोयल अब 12th में वो भी ले लेगा आधार वाले। तो ये सारे ये डॉक्टर ये हैं लाइफलाइन हॉस्पिटल वाले हैं ना, डॉक्टर मीनाक्षी बंसल। नहीं, हमारा 2015 में लाइक 2 ट्विन सिस्टर्स थी, ऑल इंडिया रैंक 20, काव्यांजलि कुंडू और कन्नू प्रिया कुंडू, उसका ऑल इंडिया रैंक 58 था, ट्विंस थी। जैसे अभी आपने बात की ऑल इंडिया रैंक, ये प्रेशर नहीं करता ये AIR? बहुत ज्यादा है, वो ऑप्टिमम रिक्वायर्ड भी होता है, वही ना, हम लोग भी कंफ्यूज हैं कितना देना है कितना नहीं देना। जितना देना है ऑप्टिमम रिक्वायर्ड भी होता है, जिसने बच्चे ने मेहनत की है, जिसकी कैपेबिलिटी है ना, उसके अकॉर्डिंग देना चाहिए। पर बहुत ज्यादा इस चीज को वो मत रखो क्योंकि वही बच्चे 2nd 3rd रैंक लेके उसी कॉलेज में है, 50 रैंक लेके भी उसी कॉलेज में, इट्स फाइन। और कई तो छोटे कॉलेजेस से लेके आगे PG में बढ़िया कॉलेज में आ गए। अब जैसे डॉक्टर कार्तिक अग्रवाल है, उसका SMS जयपुर में हुआ था, उसका PGI उसमें जब PG में उसका रैंक 1 है, और एम्स में MD मेडिसिन अब DM करके बैठा है। क्या है, ओके फाइन। छोटे बहुत ज्यादा जो छोटे रैंक होते हैं ना, वो मुझे लगता है कि प्रेशर ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा। लाइक उन बच्चों पे पेरेंट्स या सोसाइटी का हो या ना हो, खुद का भी होता है उन पे। नीचे आ ही नहीं, वो फेलियर को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते, फेलियर को एक्सेप्ट भी नहीं कर पाते हैं। तो एक बैलेंस्ड, अभी जो हम बहुत साल से पढ़ा रहे हैं ना, पहले मुझे लगता है कि मैं भी शायद रैंक के चक्कर में रहती थी, अभी स्ट्रेटेजी थोड़ा आजकल के सीन्स को देखकर चेंज करने की जरूरत है। तो आपने की चेंज? बहुत ज्यादा चेंज किया। बच्चों को तुम्हें हैप्पी रहना है, खुश रहना सीखो, ये नहीं तो ये हो जाएगा। लाइक कई बच्चे ना तीनों सब्जेक्ट्स को एक साथ कोप अप नहीं कर पाते हैं, तो हमेशा आजकल मैं ये बोल रही हूँ क्लास में, बेटा 11th 12th में नोट्स कंप्लीट करो, अपने सब्जेक्ट सीखो। क्या होगा अगर आप 1 साल और लगा लोगे तो
ड्रॉप कर लोगे? ड्रॉप ईयर अच्छा है। यार होता है, मैं कह रही हूँ 60% आपके ड्रॉपर ही हैं जो आजकल मेरिट जा रही है। मैं कल अभी जो हमारा रिजल्ट फ्रेश आया है 2025 का, मैम और मेरे ही बच्चे हैं जो फ्रेश में निकले 5-6, बाकी सब ड्रॉपर्स हैं। तो वो ड्रॉपर वाला कुछ नहीं होता है, ड्रॉप करना इज नॉट लाइक वो दो इतना सिलेबस है, इतना ज्यादा सिलेबस है, बच्चा 2 साल में नहीं। तो इतना ज्यादा सिलेबस है, उसको थोड़ा अर्ली प्रिपरेशन शुरू करें 9th-10th में। तो अब ये प्री फाउंडेशन ऐसे तो क्लास 6 में करने लग गए हैं पेरेंट। एक तो है करने लग गया। व्हाट इज योर पॉइंट ऑफ व्यू? देखिए मेरा अकॉर्डिंग टू फिजिक्स, हाँ मेरा जो पर्सनल व्यू है ना, पर्सनली जब मैं बोलूँ तो आप थोड़ी बहुत फिजिक्स कर लो और मैथ्स आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। आपको चाहे मेडिकल में भी जाना है तो आपको लेटर ऑन फिजिक्स और केमिस्ट्री में मैथ्स चाहिए। मैम आपको एक बात बताता हूँ, सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री में मैथ्स या मेडिकल के लिए सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री में मैथ्स है उसके लिए नहीं चाहिए। अगर आप कनाडा के अंदर आप कोई भी मेडिकल फील्ड चूज करना चाहते हो, इवन उसमें आप काउंसलिंग में भी जाना चाह रहे हो, इन द बिगिनिंग आप ग्रेजुएशन के लिए वहां पे जा रहे हो, तो यू नीड मैथ्स। सो दिस इज हियर ओनली, टॉप कॉलेजेस आपको एडमिशन ही नहीं देते विदाउट। दिस इज हियर ओनली। मेरी डॉटर ने यूएस से बीएस बायोलॉजी किया है, उसको मैथ्स लेना पड़ा, यहाँ तो मैथ्स था ही नहीं उसके पास, तो शी टुक मैथ्स देयर एंड उसको मेंटल हेल्थ ऊपर भी पूरा मैथ्स था उसके पास, पूरे 8 इयर्स का उसका पूरा मैथ्स उसको पढ़ना पड़ रहा है। उसमें मेडिकल लेना है या नॉन मेडिकल लेना है, इवन कॉमर्स लेना है या कुछ भी लेना है, 9th-10th का मैथ्स तो स्ट्रॉन्ग होना ही चाहिए। आप उसको, मैं कई बार बोलती हूँ आप मेंटल एबिलिटी कराओ। मैंने अपनी डॉटर को क्लास 6 से मेंटल एबिलिटी बहुत कराया है, पजल सोल्व कराओ। आप सिर्फ उसका ब्रेन ट्रेन कर दो, ट्रेन कर दो। अब ट्रेन हो गया उसका ब्रेन तो 11-12 उसके लिए हम एक कोर्स चलाते हैं, अबैकस। हाँ यस अबैकस मैंने कराया है। मैंने 2011 में अबैकस शुरू किया एंड आई रियलाइज्ड कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है। फिर मैंने जेएनयू में साइकोलॉजी में एडमिशन लिया, वीकेंड प्रोग्राम किया साइकोलॉजी का, एंड फिर मैंने दोबारा रीडिजाइन किया अबैकस को पूरा, और अब हमारा खुद का एक सिलेबस है, पैटर्न है। मेरा माय सन इज 5.5। हम यूजुअली अपने इंस्टीट्यूशन पे 5.5 का बच्चा नहीं लेते, 6+ लेते हैं, बट जिस दिन वो 5 का हुआ है, 1 अगस्त 2025 को वो 5 का हुआ है, उसके बाद 3 अगस्त को संडे था, ही इज कमिंग, और उसको पता है संडे मेरा मिस नहीं हो सकता, बाकी पापा कुछ मिस करवा देंगे, क्योंकि मुझे पता है कि वो, आपने अभी बात की मैथमेटिक्स की, मैथमेटिक्स इज नॉट ओनली सब्जेक्ट। जो आपने देखा ऐसे बच्चे जो कैलकुलेशन में ज्यादा चलते हैं, वो कभी जिंदगी में मार नहीं खाता। लाइक ना मेरी अभी डॉटर कर रही थी, पीजी कर रही थी, तो मम्मा हमारे मेडिकल में बहुत ऐसे बच्चे भी हैं जो ऐसे ना उंगली पर गिनते हैं कि डोज कितनी देनी है पेशेंट को। कहते मम्मा ऐसे बच्चे, इन ऐसे बच्चों के साथ भी काम करना पड़ता है जो उंगली पर गिनते हैं। मतलब आपको डोज देनी है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैथ्स के बिना आप कैसे चलते हो। और मैथ्स और फिजिक्स, मानो या ना मानो, हर चीज का पार्ट है। हर चीज का पार्ट। तो फिजिक्स का रोल तो वैसे कम ही होता है नीट में, है ना? बहुत ज्यादा होता है मैम वो तो 20 पहले मैम का होता है, बायो का अब वो तो होता ही है। वो 50% आ गया। अगर 360 में से वो 340 तक कवर कर गया तो ये है कि हम अब आगे के जो मार्क्स ले रहे हैं, देखो फिजिक्स टफ है, केमिस्ट्री में निकल जाएंगे। केमिस्ट्री में क्या है कि कम एफर्ट्स में आपको मार्क्स मिल गए, ठीक है, आप एक स्लैब में आ गए आप। मैं नहीं कहूंगी कम एफर्ट्स में, वहां भी एफर्ट लगाना पड़ता है, पर एज कम्पेयर टू फिजिक्स थोड़ा सा कम एफर्ट लगाना पड़ता है। बायो में आपको 360 मार्क्स लेने हैं, तो वो बहुत ज्यादा जरूरी है। बायो कर लेगा बच्चा, फिर केमिस्ट्री कर लेगा। अब वो जो उसका फिजिक्स में सिलेक्शन होगा वो डिसाइड करेगा कि वो रैंक आएगा। वो किंग मेकर है, वो किंग मेकर है। हाँ, फिजिक्स इज अ किंग मेकर। बट सर क्या है आजकल फिजिक्स को बहुत ज्यादा प्रेशर में लेके बायो को हल्का कर दिया ना, तो फिजिक्स अकेला कुछ भी नहीं कर पा रही है। हाँ, अकेला तो नहीं कर पाएगा। क्या करेगा जब सिलेक्शन ही नहीं ले पा रहे हो? क्योंकि आप देखो बायो सबसे स्टेबल, सबसे ज्यादा क्यों माना जाता है? सबसे पहला वेटेज, 50% वेटेज है। सेकेंड चीज नॉन नेगोशिएबल, टोटली डिपेंडेंट ऑन एनसीईआरटी टेक्स्ट। फिजिक्स केमिस्ट्री का कोई हिसाब नहीं है, कुछ भी पूछो, नॉन नेगोशिएबल एनसीईआरटी है भाई। और आप उसको सिर्फ पढ़ रहे हो, उसको सिर्फ पढ़ो मत, उसको डेप्थ में अंडरस्टैंड कर लो। क्रैमिंग होती है बायो में, कहते हैं ना क्रैमिंग, तो क्रैमिंग कहीं नहीं लेके जाती। इसीलिए तो इस बार पेपर इतना ऐसा आया कि आप क्रैमिंग किया तो आप कर ही नहीं कहीं आप ले ही नहीं, आप बॉडी है, दिस इज फैक्चुअल, रियल है बायोलॉजी। तो वो याद तो करना ही पड़ेगा, रट्टा तो लगाना ही पड़ेगा। एवरी सब्जेक्ट इज हैविंग कंटेंट एंड मेमोरी। 2 2 4 ABCD, मेमोरी से आप कॉन्सेप्ट पे आते हो, धीरे धीरे आप कॉन्सेप्ट को मेमोरी में कन्वर्ट। यस, बचपन में तो ये होता है, मेमोरी से कॉन्सेप्ट पे आ रहे हो, लेकिन जब आप बड़े हो जाते हो, जब आप बड़े नहीं, नर्सरी में आप क्या सिखा रहे हो?
नर्सरी में आप ABCD है तो क्या क्या वो ना 2 into 2 भी आजकल बड़ा, अगर उनको पर फिर भी शुरू में मेमोरी बेस्ड ज्यादा लर्निंग, अगर आप साइकोलॉजी में जाओ बीएड वगैरह करो, सबसे पहला स्टेप इज मेमोरी, फिर इट लीड्स टू कॉन्सेप्ट। बड़े होके आप कॉन्सेप्ट ले लेते हो, फिर उसके बाद धीरे धीरे मेमोरी। अब कई सब्जेक्ट्स हैं जो आप मानो एनिमल या प्लांट है, ठीक है 4 नाम याद करने पड़ गए, मेमोरी वही फॉर्मूलाज हैं, केमिस्ट्री का वही पीरियोडिक टेबल है, मेमोरी बेस्ड है, जेनेटिक्स में पूरा फॉर्मूला, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी मेमोरी बेस्ड रिएक्शंस है भाई। तो मेमोरी तो एवरी सब्जेक्ट, मतलब यू मीन टू से रट्टा तो लगाना ही है, एंड दैट्स व्हाट आई बिलीव। बिना रट्टा लगाए तो हम चल नहीं सकते। व्हाई एप्पल इज एप्पल, एवरीथिंग। आप बायोलॉजी के साथ उसको कैसे रिलेट कर सकते हो? एवरीथिंग इज मेमोरी। आपकी मेमोरी नहीं, आप क्या करोगे? निकालो ना मेमोरी, माइंड निकालो, क्या करोगे? फिर जिन बच्चों की ये रॉट मेमोराइजेशन वीक है, उनसे आप कैसे डील करते हो? लगता है कि आपकी मेमोराइजेशन वीक है, आप उसको क्या है 10 नाम इधर हैं 10 नाम उधर हैं, आप उनको किसी एक वे से क्यों नहीं कर रहे हो? आपने एक बार कर लिया 6 महीने बाद उठा रहे हो, भाई क्या याद रहेगा आपको? याद करना पड़ता। आपकी एक्चुअली क्या है कि नेमोनिक्स में यू मीन टू से अगर उनको नेमोनिक्स से याद करें, आपने कोई चीज कर ली, उसके बाद आप उसको एक्टिव स्किल में तो कन्वर्ट कर ही नहीं रहे हो। अब बुक बंद करो 10 नाम सोचो, क्यों नहीं याद रहेंगे आपको? कहीं ना कहीं एफर्ट की कमी होती है। तो नहीं मैम, ये तो राइट ब्रेन लेफ्ट ब्रेन का कुछ तो रोल है, ये है ना, थोड़ा उस पे काम कर लो ना, एफर्ट डालो ना। नहीं, वो बाद में नहीं डेवलप होता मैम। इफ यू आर राइट ब्रेन डोमिनेंट, नो, एफर्ट्स आपको हमेशा इंटेलिजेंट बनाते हैं, हार्डवर्क आपको हमेशा इंटेलिजेंस की तरफ ले जाता है। बहुत बच्चे होते हैं जो 8वीं 9वीं में एवरेज बच्चा है, वो क्या ब्राइट बन के बैठा हुआ है। इंटेलिजेंस इज नथिंग, इंटेलिजेंस I'm not talking about intelligence. I'm talking about left brain dominant and right brain dominant. Left is logical, right is जो इमोशंस में रहता है। वो अगर कोई बच्चा लॉजिकल ज्यादा है तो उसकी मेमोराइजेशन वीक है, वो रट्टा नहीं लगा सकता। वो कुछ ना कुछ तो ऊपर नीचे ये है ना, ये है ऊपर नीचे कुछ ना कुछ तो है। मैम। कई बच्चे ऐसे नहीं, होते मैं हैं, खुद रिलेट कर सकती हूँ, ऊपर नीचे है। कई बच्चे ऐसे होते हैं लाइक जिनको फिजिक्स बहुत अच्छी लगती है। जैसे अनुराग की बात करी हमने, एक बायो में देते था शुभम वर्मा, वो पढ़ता ही नहीं था, उस मैम की क्लास सुनकर आता था जो अभी 280 मतलब मैम का सुन के ही वो पहुंचा हुआ है मौलाना आजाद में। लेकिन उसने फिजिक्स को इतना मिस किया वहां जाके, मैम मेरे से तो हो ही नहीं रही मेडिकल फिजिक्स, मैं इतना मिस कर रहा हूँ फिजिक्स को, क्योंकि वो लॉजिकल था बहुत। लॉजिकल था, लेकिन ग्रेजुअली उसको इनिशियली लगता था ये सब, लेकिन फिर वो लॉजिक्स तो बाद में वंस यू बन जाता है, गो थ्रू इट 2 साल के बाद तो पूरा मेडिकल भी लॉजिक्स पे चलता है। वो तो बड़े जैसे आप मैच्योर होते हो, आप देखिए चीज़ को पकड़ते हो। अब फिजिक्स का क्या है कि अब बायो में आपका लाइक आपको क्वेश्चन आता है तो आप उसको 30 सेकंड्स में क्रैक कर लेते हैं, इसलिए बायो बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्क्स तो बायो का भी एक क्वेश्चन आपको 4 देगा और फिजिक्स का भी एक क्वेश्चन 4 देगा, लेकिन बायो में आपको जल्दी सॉल्व हो जाएगा, फिजिक्स में ऐसे सॉल्व होने की गारंटी नहीं है, कैलकुलेशंस ही नहीं है। सॉल्व होने की गारंटी नहीं है, ऐसे केमिस्ट्री में हो जाता है। बायो में गारंटी है, प्रेडिक्टेबल है, बायो में गारंटी बिल्कुल गारंटी है। तो बायो में एफर्ट डाल लो, मैं कई बार एफर्ट डाल लो। मैंने गलती की, मुझे बायो का टीचर बनना था। एक्सपीरियंस से प्रेडिक्शन आती है, एग्जाम पैटर्न आता है, इट मेक्स आ जाएगा, बिल्कुल है, बिल्कुल प्रेडिक्टेबल है, बिल्कुल प्रेडिक्टेबल। पैसा भी है मैम, पैसा हर जगह है, कमाना आना चाहिए, हार्डवर्क चाहिए, मेहनत हार्डवर्क चाहिए, पैसा सब बायो हर के जगह है। टीचर थोड़ी मृदुला मैम बन जाएंगे। नहीं बट मैं ना मैनी टाइम्स गिव एग्जांपल ना, बच्चे कहते हैं मैम नहीं हो रहा, मेडिकल नहीं हो, मैंने कहा क्या हो गया बेटा, मृदुला मैम ने किया है ना, तुम मृदुला मैम बन जाना। मैं यही बोलती हूँ बच्चों को एग्जैक्टली, तो क्या हो जाएगा, तुम पीएचडी करके मृदुला मैम बन जाना। अच्छा मैम, मैंने कहा लेकिन बनने के लिए मेहनत उसमें भी बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी, मेहनत से नहीं है। और टीचिंग में तो सैक्रिफाइस और कॉम्प्रोमाइज मेरे ख्याल से एज अ डॉक्टर्स भी ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। हम तो हर बच्चे, क्योंकि टीचर्स इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं। मुझे जैसे मैं अगर कोचिंग दे रहा हूँ तो मैं तो बहुत ज्यादा इमोशनली कनेक्ट हो जाता हूँ, और फिर अगर वो बच्चा परफॉर्म नहीं कर रहा तो रात को नींद मुझे नहीं आएगी। डॉक्टर्स का मुझे नहीं पता, डॉक्टर्स के साथ भी ऐसा होता है, होता है डॉक्टर्स वाला प्रोफेशन। मेरी डॉटर्स दोनों डॉक्टर्स है, तो मैंने देखा है। गायनोकोलॉजिस्ट का तो प्रोफेशन भी बहुत टफ है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, व्हाट आई फील टुडे, डॉक्टर्स का प्रोफेशन बहुत ज्यादा टफ है एज कम्पेयर टू टीचर्स। मैं मेरे भांजे को कहता हूँ मत बन डॉक्टर, बोला कहता बनना है। वो पैशन जिसको हो ना, वो पैशन है, जिसको पैशन होगा, Responsibility है। जिसको पैशन होगा उसको बनना चाहिए, जिसको पैशन नहीं उसको नहीं बनना चाहिए। जो भी पेरेंट्स या बच्चे इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, एक बात तो क्लियर है, नीट का मतलब सिर्फ एमबीबीएस नहीं है और मेडिकल का मतलब सिर्फ डॉक्टर नहीं है। बहुत सारे और ऑप्शंस हैं, जिसमें बीएससी नर्सिंग, मेंटल हेल्थ में जा सकते हो, साइकोलॉजिस्ट बन सकते हो, फिजियोथेरापिस्ट, मतलब इतने सारे एन नंबर ऑफ ऑप्शंस। और मैम ने अभी भी बताया साइंटिस्ट भी एक ऑप्शंस है। पेरेंट्स पर्टिकुलरली आपके लिए इन 2 चीजों को अलग रखो। आप बच्चे को ये तो कह दो कि मेडिकल ले ले, बट ये मत कहो कि सिर्फ डॉक्टर बने। लेट चाइल्ड वंस एक्सप्लोर मेडिकल, की मेडिकल में होता क्या है,
उसको अपना इंटरेस्ट डेवलप करने दो, बिकॉज व्हेन अ पैशन बिकम्स प्रोफेशन, लाइफ टाइम इज अ वेकेशन। और अभी अभी जो हमने बातें की कि मेडिकल प्रोफेशन बहुत टफ है, आप किसी डॉक्टर से पूछो, वो डॉक्टर कहेंगे हमें बहुत आनंद आ रहा है, मजा आ रहा है। जब तक मजा आ रहा है तो उनको छुट्टी पे जाने की जरूरत नहीं है। उनको नहीं लगता कि मुझे 3 घंटे की नींद आई या 4 घंटे की नींद आई, उसको उसी में मजा आ रहा है। जब एज अ टीचर, एज अ काउंसलर, जब मेरा एक क्लाइंट बहुत हैप्पी होता है, एज अ टीचर जब मेरे किसी स्टूडेंट को, लेट से मैंने इंटरव्यू प्रिपरेशन कराया, एक स्टूडेंट उस पर्टिकुलर कंपनी में सिलेक्ट हो गया तो मुझे खुशी मिलेगी। वैसे ही डॉक्टर्स का जब पेशेंट ठीक हो जाता है तो वो एक अलग लेवल पे खुशी है। तो डेफिनेटली डॉक्टर्स का प्रोफेशन बहुत अच्छा है, और बहुत सारे डॉक्टर्स प्रैक्टिस करते हुए अपनी जान तक खो देते हैं। कोविड में ऐसा हुआ भी सही, जान तक खो देते हैं, तो आई रिस्पेक्ट। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप डॉक्टर के प्रोफेशन को सबसे ऊपर रख रहे हो और बच्चों के ऊपर प्रेशर बना रहे हो। और मेरा कहने का मतलब ये भी नहीं है कि डॉक्टर का प्रोफेशन नीचे है, नहीं, बच्चों के ऊपर उसको परफॉर्मेंस प्रेशर ना बने, करियर प्रेशर ना बने, लेट चाइल्ड चूज व्हाटएवर। ऐसा ही कहना चाहते थे मैम आप? मैं सबसे पहले डॉक्टर्स की बात करती हूँ। मैं तो डॉक्टर्स में ही रहती हूँ ऑनेस्टली। घर भी सारे और बच्चे भी सारे वही हैं। डिपेंड्स अपॉन आपका मेंटल स्टेमिना क्या है और आप अपनी खुशी कहाँ ढूंढ रहे हो। जैसे मेरा भाई सर्जन है, तो मेरे को कुछ हेल्थ इश्यूज़ आए थे जब मेरी बेटी हुई, तो मेरा रोहतक से ट्रीटमेंट चलता था। तो वो उस टाइम क्या करता था, जैसे बर्न वार्ड में दहेज वगैरह का बहुत चलता है हरियाणा में, तो वो जलाई हुई बंदियाँ औरतें वहाँ पे होती थी, तो वो कॉटन लेके एक एक घाव साफ कर रहा होता था कि 50-60% बर्न्स में इंडिया में मतलब मुश्किल है, मैं बचा लूँगा। तो वो बचाने में इतना खुश होता था, बच गई, हो गया। वो जो उसको खुशी मिलती थी, वो जो करके मिलती थी, वो तो उसकी शक्ल भी पता लगती थी। और अपने बच्चे हैं जो करते हैं, फिर ये चीज़ें करके जो इफ़ेक्ट मिलता है, तो वो बहुत मतलब एक आपको बहुत ज़्यादा खुशी देता है भाई, हैप्पीनेस देता है। आप अपने पेशेंट्स थोड़े कम देख लो, क्यों इतना प्रेशर ले रहे हो? वो दिस डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल। आपको भी तो पैसे कमाने हैं, तो इतना प्रेशर ले रहे हो, क्यों ले रहे हो? आप डिक्लाइन कर दो, थोड़े से पेशेंट्स कम ले लो भाई। दिन की क्या डॉक्टर मना कर सकता है इमरजेंसी वाले पेशेंट्स? इमरजेंसी वाले को ले लो, ओपीडी अपनी रिस्ट्रिक्ट कर दो भाई। ये रिस्ट्रिक्ट कर लो, इतने से क्या इतने बजे प्रॉब्लम तक काम है? करना। इतने से इतने बजे मैं काम करूंगा, अपनी वर्क life बैलेंस लो तो ना। हमारे हाथ में है। तो मेरे को तो ये बेस्ट प्रोफेशन लगता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला लगता है, बहुत प्यारा लगता है। लेकिन यह है कि इसको ऐसा बनाओ मत कि बिल्कुल ही प्रेशराइज। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मैं बिल्कुल सबके सामने बोल रही हूँ, डॉक्टर्स ही डॉक्टर्स के प्रोफेशन को मना कर रहे हैं। वो सबसे ज़्यादा गलत बात है कि आपने भी बोला कि समझ गए कि डॉक्टर्स ही कह रहे हैं कि भाई तू डॉक्टर मत बन, ये तो बड़ा ऐसा प्रोफेशन है। ये खुद ही नेगेटिव जा रहा है ना। तो आप अपने प्रोफेशन को उस वे में हाईलाइट करो कि लोग उसकी जो अच्छी ग्रेसफुल चीज़ है उसको पकड़े। प्रेशर तो हर जॉब में, किस जॉब में नहीं? आप इतना कमा रहे हो, आपका इतना नाम है सोसाइटी में, आपका इतना बड़ा स्टेटस है, वो कौन किसके पास है? किसी के पास भी नहीं है, किसी के पास नहीं है। बड़े से बड़ा बंदा डॉक्टर के आगे हाथ जोड़ के खड़ा होता है भाई, मैं पोजीशन ऑफ गॉड। आई ऑलवेज से ना, मैंने कहा साहब तो सिर्फ डॉक्टर के आगे लगता है, और किसी के साथ नहीं लगता। किसी के आगे नहीं कि तुम जो मेहनत कर रहे हो ना, तुम्हारे आगे ही साहब लगना है। बच्चों को जब मोटिवेट करना होता है तो वी ऑलवेज यूज। और एक टाइम के बाद अनलिमिटेड पैसा, भाई पैसा चाहिए, अनलिमिटेड पैसा। तो पैसा जितना काम कर सकते हो करो ना, कमाओ, क्या प्रॉब्लम है? मुझे लगता है लाइक दो प्रोफेशन ऐसे हैं, डॉक्टर और टीचर। व्हाट आई थिंक, आई एम नॉट सेइंग बिकॉज़ आई एम टीचर। मुझे लगता है जो बहुत ज्यादा सेटिस्फाइंग है, जिसमें आप क्या कर रहे हो, पैसे के साथ साथ आपको जो सोसाइटी के लिए कर रहे हो ना, वो डॉक्टर और टीचर्स की जर्मनी और जापान में उनके लिए एक लेन होती है अलग से कि हाँ, फास्ट लेन, कि ये कहीं रुकेंगे नहीं। अगर इनको अपनी क्लास में पहुंचना है तो नो जैम कैन स्टॉप देम। और जैसे हमारे यहाँ पे मिनिस्टर्स की गाड़ियों पे पहले बत्ती होती थी, वो बत्ती वाली गाड़ियां वहाँ डॉक्टर्स और टीचर्स को मिलती हैं। मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि सबसे ज्यादा सोसाइटी में जो मुझे लगता है कि पैसा तो आना ही आना है, वो तो एक सेकेंडरी है। आपको जो एक रिस्पेक्ट मिलती है, चाहे बीइंग अ टीचर, इट इज वेरी मच सेटिस्फाइंग, है ना। आप सब बना रहे हो, क्या नहीं है। मेरे कुछ बच्चे, 2-3 बच्चे तो हमारे आईएएस हैं, जो एम्स से करके, एक मेरे को याद है लड़की अंकुर समथिंग था आगे, तो अंकुर बूरा और समथिंग लाइक दैट, शी डिड एम्स से, उसने न्यूरो सर्जन किया और उसके बाद वो आईएएस है। बहुत बच्चे हैं, हाँ, जुडिशरी में बहुत है। तो वो जो हमारे बच्चे फिर हमारे को मिलने आते, कोई आर्म फोर्स में है मेरे बच्चे, काफी एयर फोर्स में है, एक मिराज उड़ा रहा है, साहिल साहू है हमारा बच्चा।
तो एक टीचर के लिए जो रिस्पेक्ट होती है बच्चों की, जब भी आएंगे वो हर ऑलमोस्ट एवरी ईयर वो बच्चा घर आएगा, साहिल साहू है, हर साल मिलकर जाता है वो, और वो दिखा के जाएगा ऐसे मिराज उड़ाया मैम, ये देखो फोटोग्राफ। वो बहुत- इतना बहुत ज्यादा knowledge बढ़ती सेटिस्फेक्शन है। होती है ना, बहुत नॉलेज बढ़ती हाँ है, बहुत नॉलेज चीज़ें है share तो करते हैं। सेटिस्फैक्ट्री है ना। मतलब टीचिंग जॉब तो है ही सेल्फ सेटिस्फाइंग, ऐसे ही मेरे ख्याल से हर जॉब सेल्फ सेटिस्फाइंग है। जब जब डॉक्टर देखता है मेरा पेशेंट ठीक हो गया, और जब एक इंजीनियर देखता है कि मैंने किसी की लाइफ को इतना कंफर्टेबल कर दिया। जिसमें आपको मजा आए वो प्रोफेशन, बस हाँ, ये है वो कि करिए। इंजीनियरिंग को थोड़ा सा ये हो गया है कि एआई का थोड़ा सा रह गया है, मेडिकल तो एआई के अंडर आ ही नहीं सकता। तो आपको लगता है कि एआई जो है वो इंजीनियरिंग को खत्म कर देगा? एआई इज इटसेल्फ एन इंजीनियरिंग। खत्म कुछ नहीं होगा, इम्पैक्ट आएगा। सबसे कम इम्पैक्ट और ज्यादा इम्पैक्ट की बात हो जाए, खत्म तो कुछ नहीं होगा। वो तो क्योंकि क्या है कि एआई मेडिकल प्रोफेशन को क्यों नहीं कैप्चर कर सकता? क्योंकि मेडिकल प्रोफेशन में सबसे ज्यादा एम्पैथी चाहिए, ह्यूमन Yes, टच चाहिए, yes, yes. वो एआई तो नहीं देगा। सेकंड चीज, आपको कॉम्प्लेक्स जजमेंट चाहिए एकदम सामने खड़ा होके, अब क्या करूं? आपके प्रोग्रामिंग में तो है नहीं, ह्यूमन में तो है ना कि भाई अब ये चीज है, अब फटाफट से डिसीजन ले लूं क्या करना है। अब कोई ब्रेन डेड पेशेंट है, एआई को तो प्रोग्रामिंग दे दी, भाई ये पैरामीटर नहीं है तो उठा के रखो, मर गया। और अपने डॉक्टर को नहीं हटाएगा। एक्सपीरियंस से, अपने गट फीलिंग से कई बार हम काम करते हैं ना, हाँ, इंट्यूशन से तो काम वो करते जो हैं। एम्पैथी है, वो जो कॉम्प्लेक्स जजमेंट्स हैं, और सबसे बड़ी बात ये, इसको तो मैं भूल रही हूँ, डेक्सटेरिटी, फिजिकल डेक्सटेरिटी, हैंड्स। नर्सिंग में जो आप डायपर बदल रहे हो, जो आप ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, जो डॉक्टर सर्जरी कर रहा है, रोबोटिक्स को भी तो वही हैंडल कर रहा है। हाँ। तो डेक्सटेरिटी नहीं है, जब तक डेक्सटेरिटी नहीं है एआई क्या करेगी? तो डेक्सटेरिटी के बिना एम्पैथी नहीं आती। एम्पैथी, चलो सर्जरी कर रहे हो उसमें एम्पैथी क्या, आप ये कर रहे हो, लेकिन यह है कि आपको सब कुछ हैंडल अपने हाथों से करना है, तो डेक्सटेरिटी एआई नहीं दे सकती। तो ये तीन चीज़ों पे तो एआई मेडिकल को ज़्यादा हाथ लगा नहीं सकती। वो क्या कर सकती है? आपको इक्विपमेंट दे देगी, ठीक है, आपका हॉस्पिटल मैनेज कर देगी, आपके डॉक्टर्स की वो बना देगी स्लैब, ये इतने पे छुट्टी पे था, ये इतना काटो, वो करो, वो दे देगी सब चीज़ें। वहाँ वो जॉब कट होगी जो वो कर रहे थे। समझ गए? तो लेकिन ये वाली चीजें, ये प्रोफेशन वो भी तो कट हिट नहीं ही होता मैम, सकता। अभी कुछ नहीं कम हो हुआ। जाता है, लाइक कम हम हो लोगों जाता का है। कोरोना वही के मैं बाद कह रही हुआ हूँ कि कम हो जाएगा, इट्स नॉट कोई प्रोफेशन खत्म हो जाएगा। जब एक प्रोफेशन कम होता है दूसरा बढ़ता है। मुझे याद है, मैं बहुत सारे, मतलब मैं उस समय का नहीं हूं, बट मुझे बड़ी आदत है, जब भी चेंज हुआ, जब भी रेवोल्यूशन आया तो क्या हुआ, राजीव गांधी जी जब इंडिया में कंप्यूटर लाना चाहे थे तो एवरीबॉडी वाज अगेंस्ट राजीव गांधी। दो आई वाज नॉट इवन बोर्न दोस डेज आई बिलीव, और होगा तो बहुत छोटा होगा। तो एवरीबॉडी वाज अगेंस्ट राजीव गांधी कि तुम हमारा प्रोफेशन छीन लोगे। बट आज सबसे ज्यादा जॉब्स ही कंप्यूटर्स में है। तो ऐसे ही एआई जॉब्स नहीं छीनेगा, इट विल क्रिएट न्यू जॉब्स। चेंज हो जाएगा, लेकिन कई जॉब्स का आपको अपडेट करना structure change पड़ेगा हो ना, जाएगा, structure change हो स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा कि अब ये नहीं लेकिन उसमें चले जाओ, उसमें नहीं, टीचिंग भी उसमें चले कितना हुआ। अब टीचर्स थोड़ी कोरोना के बाद ये हो रहा था कि वो वाले बना देंगे रोबोटिक Online हो टीचर्स जाएगा। एंड दिस एंड ऑनलाइन हो जाएगा। बहुत But सारे फिर ऑनलाइन भी प्लेटफॉर्म्स आ चीजें गए। change हुई। अब ऐसा थोड़ा ही हुआ कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आ गए तो हम लोग, हमारा तो काम उतना ही है जितना ऑनलाइन। वही बल्कि मुझे लगता है कि ज्यादा हो जाता है, क्योंकि पीपल कैन कंपेयर कि ऑनलाइन कैसा रहा, अब ऑफलाइन। इट्स अबाउट इम्पैक्ट। तो मेडिकल फील्ड सबसे कम इम्पैक्टेड होगा, इम्पैक्ट आएगा और जॉब्स क्रिएट होंगी, ये वाली यही रहेंगी। पॉजिटिव इंपैक्ट होगा मेडिकल फील्ड में, जैसे सर्जरी में एक्यूरेसी, आपका accuracy, yes, yes. एआई इज हेल्पिंग, मतलब वो इट इज अ पॉजिटिव इंपैक्ट। पॉजिटिव इम्पैक्ट। शायद इंजीनियरिंग पे भी पॉजिटिव इंपैक्ट ही है। nature change हो जाएगी। इंजीनियर्स आपको मशीन्स नहीं देंगे तो डॉक्टर भी क्या करेंगे? दोनों की जरूरत है। जरूरत तो दोनों की है ना। एक्सरे मशीन नहीं होगी तो आप क्या कर लेंगे? एक्सरे तो मशीन तो थोड़ा इंजीनियर्स बहुत नहीं बदल देंगे। जाएगा, पर एज अ ह्यूमन लाइक थोड़ा लोड अगर है तो मेडिकल प्रोफेशन ज्यादा अच्छे से झेल पाएगा उसको। बाकी तो है, स्ट्रक्चर तो चेंज होगा ही होगा। ये तो है, किसी के आने से कुछ होता नहीं है, अपडेट रुकता करना नहीं है पड़ता है। कुछ। हाँ, हर 20 इयर्स के बाद हर स्ट्रक्चर तो चेंज है ही। जो चेंजेस पहले 50, 70, 80 इयर्स में होते थे, अब वो चेंजेस कुछ साल पहले 20 इयर्स में आए, और अब वो चेंजेस 5 to 10 इयर्स के बीच में है। अगर आप 5 ईयर में अपने आप को 100% अपडेट नहीं करते तो यू आर आउट। लेकिन अभी फिलहाल जो है, इसकी बात करें तो ले ऑफ वगैरह ज्यादा किस फील्ड में है, आपको वो देखना पड़ेगा। वो ले ऑफ इसीलिए है क्योंकि आपका आधा काम कोई और मशीन करके दे रही है, तो ले ऑफ तो है डेफिनेटली। मेडिकल में जॉब सिक्योरिटी तो है ही है, और ना मेडिकल में क्या है कि आप लंबा जब तक चाहो तब तक रिटायर नहीं होगे। ना डॉक्टर ने रिटायर होना, ना टीचर ने रिटायर होना। जब तक आपका ना इंजीनियर में रिटायर होना, ना इंजीनियर्स का फिर भी आप कह सकते हैं। आजकल तो जनरेशन, आजकल तो जनरेशन 45 के बाद रिटायरमेंट चाहती है। दे वांट टू एक्यूमुलेट ऑल वेल्थ। यस एग्जैक्टली।
तो उनको ये है कि पहले अच्छे से कमा लें, बाद में एंजॉय करें। अच्छा, अपनी अपनी फीलिंग है, एक ये भी बहुत- जनरेशन चेंज हो गया। आपने ऐसे देखा बच्चे आज आ रहे हैं और उनके दोस्त इन्फ्लुएंसर बन गए। आपके पास बच्चा है 12th क्लास में है। और उसका बच्चा इन्फ्लुएंसर होगा, या उनका कोई फ्रेंड, उनका कोई फ्रेंड इन्फ्लुएंसर है जो आज ही 1 महीने में 3 या 4 लाख या 5 लाख कमा रहा है। तो बच्चे ऐसे नहीं कहते कई बार, मैम इतना पढ़ के करेंगे क्या, पैसा ही तो कमाना है, वही बन जाते हैं। तो कैसे करते हो टेकल ये? नहीं, अभी ऐसा कुछ नहीं है। बच्चों को क्लैरिटी काफ़ी है। इन्फ्लुएंसर बने हमारे पास जो बच्चे हैं, बहुत रेयर होता है, लाइक 1 to 2% बच्चा जिसके दिमाग में ये सब आता है। नहीं तो बच्चे आजकल के जनरेशन ऐसा नहीं है कि बुद्धू है। मन ऐसा भी होगा कि उनको शायद वो आपसे ना डिस्कस करते, उनके माइंड में नहीं, मेरी बेटी मेरे से करती है। वो आई इस चीज में, हम लोग जिम जाते हैं जैसे, तो वहाँ पे ट्रेनर थी वो, शी वाज लाइक काइंड ऑफ इन्फ्लुएंसर। तो उसने उसको इंस्टा वगैरह पे टैग कर लिया होगा, मम्मी इन्फ्लुएंसर बन जाऊं। बच्चे का एक नेचुरल क्वेश्चन है। मेरी स्टूडेंट आती है वहीं पे जिम में आती है, उसने बहुत किलो लूज किया है, लाइक 60-70, तो वो करना इन्फ्लुएंसर बन गई है। अभी उसने सुना है मैंने कि 20-25 लाख की गाड़ी खरीदी है। वो है कितनी, 18-20 साल की होगी, इन्फ्लुएंसर बन के। अच्छा, जिसको जिसमें मजा आ रहा ना उसको करने देना चाहिए। वैसे मुझे आजकल लगता है कि इन्फ्लुएंसर बनने का मन है, अगर तुम्हारा मन है, तुम्हें खुशी मिलती है, कर लो यार, क्या फर्क पड़ता है। पार्ट टाइम तो लेकिन हाँ, लेकिन कर लेकिन सकते लेकिन हैं। लेकिन उसका एक फायदा तो है, कॉन्फिडेंस तो बढ़ता। हाँ, लेकिन जिंदगी भर आप स्पॉटलाइट में रहोगे और कंटेंट इतना क्रिएट नहीं कर पाओगे, तो एक बार व्यूज जो नीचे जाते हैं उसमें मेंटल एबिलिटी, मेंटल स्ट्रेंथ चाहिए। आप उसको कैसे मतलब उसको आप एक सेकेंडरी, मुझे लगता है कि एक वो बना लो, हॉबी बना लो। लेकिन आप बाकी मर्जी है सबका। अगर वो हॉबी आपको कमा के देने लग जाए तो लेटर स्टेजेस पे वो हाँ, फिर ये है कि अगर आप नीचे जाते हो तो आपको झेलना आना चाहिए। वो आना चाहिए, वो आना चाहिए, वो आना चाहिए। तो उसने बोला मुझे ये बन जाऊं, तो उसको प्रॉज एंड कॉन्स बताने पड़े कि ऐसे तो ऐसे, वैसे तो ऐसे। तो लेकिन एक बार तो क्वेश्चन आया था, इन्फ्लुएंसर बन जाती हूँ। बच्चों के क्वेश्चंस हैं आजकल। मैम फिजिक्स, जैसे अभी पहले भी हमारी बात हुई, डिफिकल्ट सब्जेक्ट है। और जब मैं मेडिकल का स्टूडेंट था, खैर मुझे उस समय शुरू में फिजिक्स और उसके बाद केमिस्ट्री डिफिकल्ट लगने लगी। तो वो असली में डिफिकल्ट है या पढ़ाने का डिफरेंस है? देखिए, कुछ तो है, कुछ पढ़ाने का बहुत ज़्यादा डिफरेंस। फिजिक्स में क्या है कि आपको ना, मैं अभी पहले हम बात कर रहे थे कि आपको मैथमेटिकल एप्टीट्यूड काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चाहिए। उसके लिए मैं कहती कि बिफोर 10th आप मैथ्स और लॉजिकल रीजनिंग अच्छी करिए, क्योंकि फिजिक्स में आपको क्रैम करके नहीं काम कर सकते हो। वो आपको इन डेप्थ, मान लीजिए एक क्वेश्चन है, आपने इन डेप्थ अगर उसकी थ्योरी नहीं पढ़ी है और डायरेक्ट क्वेश्चन क्रैक कर रहे हो कोई शॉर्टकट मेथड से, कोई यूट्यूब पर 1 शॉर्ट्स देखकर कोई चमत्कार होने वाला है, वो नहीं होने वाला है। उसके लिए आपको इन डेप्थ पहले थ्योरी पढ़नी है, फिर उसी से रिलेटेड आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करने हैं। अब वो डिपेंड करता है टीचर टू टीचर, कि एक टीचर मान लीजिए एक क्वेश्चन के बच्चों को प्रैक्टिस के लिए 5 क्वेश्चन दे, एक कॉन्सेप्ट के 5 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करा रहा है, नहीं बनेगा। एक कॉन्सेप्ट के आपको 20 क्वेश्चंस बच्चों को इन द क्लासरूम कराना पड़ेगा। फिर आपको देखना पड़ेगा कि जो आपने उसका होमवर्क दिया है, उन क्वेश्चन से रिलेटेड और क्वेश्चन दिए हैं, वो नेक्स्ट डे बच्चा कर आएगा, फिर क्लास में बैठेगा तो उसको फिजिक्स डिफिकल्ट नहीं लगेगी। फिजिक्स डिफिकल्ट इसलिए लगती है कि बच्चा रोज पढ़ने को तैयार ही नहीं है। जब उसको दिखता है ना कि इस पे एक क्वेश्चन कर रहा हूँ, क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हो रहा है, 20 मिनट लग गए, 15 मिनट लगे, वो कहते छोड़ो, इससे तो कुछ होएगा नहीं, अब मैं बायोलॉजी केमिस्ट्री उठा लेता हूँ। तो ऐसे बच्चे को आप कैसे टैकल करते हो जब बच्चा आपको कहते हैं मैम फिजिक्स से कुछ नहीं हो रहा? तो मेरे यहाँ तो मैंने ऐसे किया हुआ है कि 1-to-1 अटेंशन वाला वो भी रखा है हमने। हम लोग होमवर्क ही क्लासरूम के बाद करा के, क्लास लेक्चर के बाद होमवर्क करा के भेजते हैं कि 1-to-1 करो। मैंने स्टाफ वेल क्वालिफाइड MSc फिजिक्स में है एक मेरे पास और स्टाफ, वो 1-to-1 बच्चे को उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर काम कराते हैं। तो मतलब आपके पास एक चेन है, सबऑर्डिनेट्स है। तो उसमें क्या होता है, जो बहुत वीक IQ वाला बच्चा अब ले तो लिया उसने साइंस, उसको पता नहीं था कि काफ़ी डिफिकल्ट है या वो अब नहीं कर पा रहा और करना चाह रहा है, इन केस ही और शी इज विलिंग टू डू बट इज नॉट एबल टू डू, देन वी कैन हेल्प। तब हम उसको बिठाकर, और इफ समवन इज नॉट विलिंग टू डू, समवन इज नॉट विलिंग टू डू, तो आई गिव ऑलवेज प्लान B कि बेटा जितना बन पाता है बोर्ड्स कर लो अच्छे से। बोर्ड्स का क्या होता है कि हमारा फिर भी हमें थोड़ा सा आइडिया होता है कि ये आएगा, ये कर लो, एंड देन आप कोई बात नहीं, आपसे नहीं बन पा रहा है, IIT नहीं बन पा रहा है, आपसे मेडिकल नहीं बन पा रहा है, तो बहुत सारे और ऑप्शंस हैं। क्यों आपको उस फील्ड में जाना है? मान लीजिए एक बच्चा बहुत मेहनत करके डॉक्टर उस फील्ड में एंटर ही कर गया या IIT में एंटर कर गया, आगे भी तो प्रेशर कम नहीं है ना, आगे वो प्रेशर नहीं झेल पाएगा। तो ये सारी चीज़ें बच्चों को बता देते हैं कि अगर आपको लगता है कि इतना प्रेशर आप नहीं कर सकते हो तो आप
फील्ड चेंज कर लो, क्योंकि आगे भी बोल रहे हैं, आगे हम IITs में कितना सुन रहे हैं, कितने सुसाइड्स हो रहे हैं, एम्स में कितने सुसाइड हो रहे हैं, हर कॉलेजेस में बहुत सुसाइड्स है। तो बजाय कि उस डायरेक्शन में बच्चे को हम पुश करें, तो बच्चे की कैपेबिलिटी तो हमें पता लग ही जाती है, तो नहीं करना, इतना कर लो कि अभी 11th-12th में बट पहले उसको एक दो बार तो काउंसिल करोगे। करते हैं। उसके बाद भी ना हुआ देन हाँ, पहले तो उसको अच्छे से कर लिया, लेकिन उसका इंटरेस्ट बन ही नहीं रहा है, वो ही इज नॉट विलिंग टू डू। माँ बाप ने धक्के से दिला दिया साइंस की करना है, तो पहले तो मैं कई बार पेरेंट्स को भी काउंसिल, कई बार होता है लाइक 11th में बच्चा एंटर कर जाता है, फिर बच्चे आ जाते हैं पेरेंट की मैम इससे नहीं चल पा रहा है, तो हम इसको स्विच करना चाहते हैं कॉमर्स या ह्यूमैनिटीज में। पहले पेरेंट्स से काउंसलिंग करते हैं कि आप सोचें कि कॉमर्स बहुत ईजी है, वो नहीं तो वो भी नहीं है ना, इसमें कम से कम साइंसेस पढ़ रहे हो आप, आपका बच्चा नॉन मेडिकल करते करते या मेडिकल करते करते कहीं ना कहीं सेटल हो जाता है। मुझे लगता है कि फिर कहेंगे ह्यूमैनिटीज में आजकल IAS का बड़ा क्रेज हो रखा है बच्चों को, मैम IAS बन जाएगा। मैंने कहा भाई ह्यूमैनिटीज में वो बच्चा जाए जो 95% अबव है। व्हाट इज माय होता अपोजिट है, जनरली वीक बच्चा ह्यूमैनिटीज में चला जाता है, और आई थिंक ह्यूमैनिटीज टफर देन ऐसे कि अगर आपका बच्चा अगर नॉन मेडिकल की सीट नहीं ये निकाल नहीं पा कर रहा है, पा रहा तो तो IAS IAS में तो निकाल पॉइंट लेगा। कितना % चांस है, तो आप IAS मत दिमाग के रख के चलो, और काफी चीजें हैं, बच्चा अपना कुछ बिजनेस कर सकता है, कुछ भी ऐसा कुछ कर सकते हो आप लोग। और फिजिक्स पढ़ने के लिए तो लाइक आपको डेली का आपको 4 आवर्स चाहिए ही चाहिए। मैं आजकल एक बहुत अच्छा प्रोफेशन जनरली MBBS वाले बच्चों को एडवाइस करता हूँ, एम्ब्रियोलॉजी। हाँ, वो अभी यहाँ पे बहुत कम कल्चर है IVF में, और आते हुए आप फ्यूचर देखो, आज से 5 से 10 साल के बाद जो वर्क लाइफ बैलेंस डिस्टर्ब हो रहा है, जो इनफर्टिलिटी तो बहुत ज्यादा हो चुकी है टॉपिक इन 12th क्लास, हाँ, या। इनफर्टिलिटी हमारे टाइम पे शायद नहीं था। नया इंट्रोड्यूस हुआ है ना, इनफर्टिलिटी पूरा टॉपिक आ गया, वो डाल दिया, इसीलिए डाल दिया ना क्योंकि इनफर्टिलिटी पूरी IVF की टेक्निक है सिलेबस में 12th क्लास के। नो आई सी ओके, दिस इज न्यू। तो एम्ब्रियोबायोलॉजी, और दूसरा जीनोम्स टेस्टिंग। आने वाले टाइम में ये पैथोलॉजिकल टेस्टिंग बंद हो जाएगी। यूके ने अपने 85 और 90 के आसपास सिटीजन्स का जीनोम टेस्टिंग करा के अपने पास डेटा रख लिया है। अब जीनोम टेस्टिंग से ट्रीटमेंट भी होंगे, तो इससे आने वाले टाइम में बहुत पैथोलॉजिकल टेस्ट बहुत कम हो जाएंगे, ट्रीटमेंट इसी के जरिए ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाएगा, और बीमारी होने से पहले। अभी ये चीजें कम है, और इसके लिए मैम यू विल बी सरप्राइज्ड, इसके लिए हमें बायोटेक्नोलॉजी पढ़नी पड़ती है, मतलब उसमें मेडिकल और नॉन मेडिकल कोई भी बच्चा जा सकता है। IIT बायोटेक्नोलॉजी देता हाँ, है विद मैथ्स एज biology. साइड सब्जेक्ट। और मेरा खुद का कजन है बायोटेक्नोलॉजी में, IIT दिल्ली से बायोटेक्नोलॉजी की हुई है उसने। मैं खुद PhD मेरी बायोटेक्नोलॉजी में है, मतलब जोलॉजी से डिग्री मिली है। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट हमने डॉक्टर KK ऋषि और हमारी ग्रांट में बना है। जब मैं PhD कर रही थी तब वो बना है, तो मेरा उसी में एंजाइम्स में काम है सारा का सारा। तो ठीक है, बायोटेक में भी अच्छा काम है, जीनोम सीक्वेंसेस का पार्ट ही है, टेस्टिंग सारा उसका पार्ट है। और अभी तक हमारे इंडिया में एक भी इंस्टीट्यूशन नहीं है इसको पढ़ाने वाला, तो स्टूडेंट्स हैव टू ट्रेवल आउट, मतलब आइदर जर्मनी और यूके में सबसे ज्यादा है, क्योंकि यूके ने सबसे पहले इसको किया और अपने सभी सिटीजन्स का कर लिया। वो 100% डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। वो ऐसा भी कर रहे हैं कि अगर मुझे कोई प्रॉब्लम है तो आपके जीन से क्या पता वो सोल्व हो जाए, या कुछ। बीइंग अ काउंसलर हम आगे 10 साल के बाद का सोचते हैं कि 10 साल के बाद, क्योंकि आज एक बच्चा अगर ग्रेजुएशन में जा रहा है, असली में तो वो 8 से 9 साल के बाद सेटल होगा। वो ग्रेजुएशन करेगा, पोस्ट ग्रेजुएशन करेगा, कुछ करेगा, तो 7-8 साल, 9 साल, 10 साल लगेंगे। ये है, इसमें सारा कुछ है, यही चलेगा। मेडिकल फील्ड का बहुत बड़ा, बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो नहीं चाहते हमारा बच्चा आज MBBS करे, सिर्फ इसलिए नहीं कि उसका वर्क लाइफ बैलेंस है, इसलिए क्योंकि उससे बेटर जीनोम टेस्टिंग में भी भेज रहे हैं। हिसार के भी कुछ डॉक्टर्स हैं ऐसे, बट यहाँ पे कम लोगों को नॉलेज है। तो अब आगे से आप भी बता सकते हो। आप दोनों के साथ ऐसा तो रहा होगा, लाइक यू हैव बीन टीचिंग फॉर मोर देन 28 इयर्स, 24-25 इयर्स। जो बच्चा स्ट्रेस में चला गया, डिप्रेशन में चला गया, अभी 11th में ही है या 12th में ही है, उसको कैसे आप हैंडल करते हो? फिर मतलब काउंसलिंग कर रहे हो, मोटिवेट कर रहे हो, विच अप्रोच डू यू टेक? सर डीमोटिवेटेड जो बच्चे होते हैं उनके लिए 2 अप्रोच लेनी होती है। इमोशनल पे मैम बोलेंगे, इन्होंने ज्वाइन भी किया हुआ है, तो मैं बात करती हूँ एकेडमिक शिफ्ट पे। एकेडमिक शिफ्ट और इमोशनल 2 चीज़ पे ही जाते हैं, तो मैं एकेडमिक शिफ्ट की बात कर लेती हूँ। क्या है कि अगर आप डीमोटिवेटेड हो तो वो डीमोटिवेशन का कोई रीज़न तो होगा, उस पर बात करनी पड़ेगी। क्योंकि डीमोटिवेशन का मेरे अकॉर्डिंग एक ही होता है कि आपने
कंसिस्टेंसी नहीं रखी, आपका बैकलॉग आ गया और स्ट्रेस आ गया। अब आपका बैकलॉग है इतना, आप अब मैं तो करूँगा, आज ही करूँगा, और आपने पूरा सुबह से लेकर रात तक अपना बुरा हाल कर रखा है, करे जा रहे हो। होगा ही नहीं ऐसा तो। हाँ वही तो, ये जवाब दे गया, आप बिल्कुल बर्नआउट हो गए और आप बैठ गए, मेरे से तो नहीं हो रहा, मैं फिर डिमोटिवेट हो गया, मैंने तो कोशिश की थी, मुझसे तो नहीं हो रहा। तो वहाँ पे एकेडमिक शिफ्ट आपको करना पड़ेगा, छोटे छोटे गोल्स लेने पड़ेंगे। एंड दिस इज कॉल्ड एटॉमिक हैबिट्स। हाँ, Yes, ब्रेक ले you लो, have read that book. ब्रेक ले लो, छोटा कर लो, अभी इतना बड़ा मत करो भाई, बहुत बैकलॉग है, धीरे धीरे ही जाएगा ना, एकदम से कैसे चला जाएगा। तो छोटे गोल्स पे फोकसिंग, और सबसे बड़ी बात है कि आप अपनी एररिंग का कोई जर्नल ही नहीं रख रहे हो। आपने कोई टेस्ट दिया, 100 क्वेश्चन है, 15 गलत हुए, तो 15 जगह आप गलत हो, उसको ठीक तो कर लो। आपने बस आंसर देखा, ये आंसर है, ओके फाइन, उसकी डेप्थ में तो जाओ, चारों देखो, क्रिटिकल एनालिसिस करो, और आपके 15 ठीक क्वेश्चन अब ठीक हो गए आपके, तो आपका वो एरर ठीक हो गया। नेक्स्ट पे आ जाओ, कोई जर्नलिंग नहीं है आपकी, ठीक है, स्मार्ट नोट्स नहीं है, कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, तो आप बिल्कुल अनअवेयर ऐसे ही चल रहे हो, मैं तो कर लूँगा, और वहाँ फंस गए। तो आपको एकेडमिक शिफ्ट की वहाँ बहुत ज़रूरत होती है। तो एकेडमिक शिफ्ट जहाँ हो गई, उसको एक स्ट्रैटेजी दे देते हैं, उसको ये बोल देते हैं छोटे छोटे गोल, कल सिर्फ इतना पोर्शन करके आ, बनाकर दे थोड़ी देते देर plan ब्रेक ना। ले ले, ठीक है। और इमोशनल में जैसे मैं तो दो दिन बाद बोलूँगी, म्यूजिक सुन लो, वॉक पे चले जाओ, सुबह वॉक पे जाओ, खुद से बात करो, अपना ब्रेन थोड़ा सा सही करके आओ, अपने बात करो। तो ये चीज़ें हैं। बाकी ब्रीदिंग टेक्निक्स हैं। ब्रीदिंग टेक्निक्स है नहीं, लाइक बैकलॉग इकट्ठा हो जाता है, जैसे मैम बोल रही हैं बैकलॉग इकट्ठा हो जाता है, तो बच्चे आते हैं लाइक ना, इतना बैकलॉग हो गया, तो मैं तो प्लान करके दे देती हूँ कि बेटा ये वाला टॉपिक इतना करेंगे, और रात को मुझे अपडेट भेज देना कितना हो गया। फिर नेक्स्ट डे अब 1 वीक तक करो तो बैकलॉग फिनिश हो जाएगा, लेकिन करंट काम नहीं छोड़ना है। यू हैव टू डू करंट वाला, नहीं तो करंट बैकलॉग में चला जाएगा। तो करंट वाला जो चल रहा है उसको नहीं छोड़ना है, बैकलॉग ग्रेजुअली धीरे धीरे मैं प्लान करूंगी, लेकिन आप अपडेट मुझे दोगे कि मेरा इतना बैकलॉग। इमोशनली कैसे उनको आप एनकरेज? ऐसा पंकज जी कई बार तो ऐसा हुआ है मेरे साथ, तो बड़े ऐसे इंसिडेंसेस हुए हैं, लाइक बच्चे को देखा तो बच्चा इतनी बुरी तरह से शिवर कर रहा है, ऐसे कांपते हैं, ऐसे बुरी तरह से कांप रहे हैं। तो हम लोगों को इतना साल हो गया ना पढ़ाते पढ़ाते, तो पता लग जाता है कि अभी अगली स्टेज क्या होने वाली है। तो एक बार मैं देख रही थी बच्चे को, तो पेरेंट को बुलाकर काउंसिल किया, फिर उसको काउंसलर के पास भी थेरेपिस्ट वगैरह पेरेंट्स ने दिलाई। इस तरीके से भी काम करना पड़ता है। कई बार क्या होता है, आपकी एनर्जी ना थोड़े टाइम के लिए डाउन होती है, कि आप एंग्शियस नहीं हो, अभी एंग्जाइटी वाला या डिप्रेशन वाले उसमें नहीं गए हो, लेकिन अभी जाने वाले प्री हो, वाला स्टेज प्री वाला स्टेज है। तो बीइंग अ टीचर मतलब बॉडी लैंग्वेज से ही बच्चे के पता लग जाता है कि अब ये जाने वाला है। तो मैंने एक पेरेंट को कॉल किया, उनको तो शी इज सो थैंकफुल ना, मैंने टाइम रहते हुए आपने पकड़ ली। कई बार पेरेंट्स भी इस बात को नहीं समझते कि मेरे बच्चे के साथ ऐसा होगा। ऐसे भी होता है कि बहुत एजुकेटेड इवन डॉक्टर्स, मैं बोलती हूँ जी इसको थेरेपी की जरूरत है, वो कहते हैं नहीं जी इसको मेडिकेशन की जरूरत नहीं है, एंड आफ्टर 6 मंथ्स वही बच्चा मेडिकेशन ले रहा होता है। तो इसके लिए हमें ओपन अप होना पड़ेगा। आजकल जो वाइब्रेशंस है और जो है कि कई बार आपको मेडिकेशन पर भी जाना पड़ सकता है और काउंसलिंग करानी पड़ती है। नहीं है मेडिकेशन इज द लास्ट पार्ट, बट उससे पहले भी अगर हम सही टाइम पे काउंसलिंग कर लें तो नहीं, चलो काउंसलिंग भी है, समटाइम्स नहीं ध्यान गया और है भी सही, तो वो भी कुछ एक मोमेंटली है कि आपने ट्रीटमेंट देना भी, वो कुछ वो नहीं है कि आप वो एक टैबू सा है ना साइकियाट्रिस्ट, हाँ साइकोलॉजिस्ट का, कि वो नहीं होना चाहिए। और समटाइम्स तो ऐसे हुआ है, इस पर हमारे साथ एक बच्ची थी, नाम नहीं लूंगी मैं, नीट के एग्जाम से 2 दिन पहले आई हमारे पास, तो बुरी हालत में थी। तो मेरी जो मैंने एक असिस्टेंट टीचर हैं, वो शी इज़ वेरी गुड इन मेडिटेशन, तो मैंने उनको बोला कि तुम योगिता तुम इसको मेडिटेशन कराओ। तो शी जस्ट होल्ड हर, उसको हाथ पकड़ के और उसने मेडिटेशन किया, बहुत रिलैक्स थी। नेक्स्ट डे फिर आई, एग्ज़ाम से पहले भी उसने वही टेक्निक करी, एंड आई थिंक उसने टॉप किया हमारे उसमें। बस वो टेम्परेरी था कि एग्जाम को लेकर एंजाइटी। डेली बच्चों को ना थोड़ा थोड़ा आज हमें सिखाना पड़ेगा कि आपको मेडिटेशन की ओर भी जाना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा, कि अब जरूरत है। मेंटल हेल्थ तो मेंटल हेल्थ इज प्रायोरिटी। इफ यू आर हैप्पी यू कैन डू एनीथिंग, इफ यू आर नॉट हैप्पी कुछ भी नहीं होगा। हम बोलते हैं कुछ भी करो, मैं बोलती हूँ चाहे तुम स्किपिंग कर लो, तुम बाहर नहीं जा पा रहे, तुम्हारा टाइम वेस्ट हो रहा है, कुछ योगा कर लो, मतलब कुछ फिजिकल एक्टिविटी करो, वो नहीं कर रहे हैं बच्चे बिल्कुल भी। वो हार्मोन्स होते हैं ना, मैम बताएंगे कि जब आप बॉडी स्वेट करती है तो हैप्पी हार्मोन रिलीज होते हैं बॉडी में, क्या बोलते हैं? सेरोटोनिन, मेलाटोनिन। बेसिकली हैप्पी हार्मोन।
अब तो क्या ये है, करते हैं हम सेरोटोनिन की आजकल। बात पे आ जाते हैं। सेरोटोनिन आपका मैक्सिमम गट रिलीज करता है, अब गट में डाल क्या रहे हो? हाँ यस। न्यूट्रिशन पे बिल्कुल ध्यान नहीं है। अब न्यूट्रिशन, बैलेंस डाइट, ये सब तो पेरेंट्स को ही देखना पड़ेगा, है ना। आप हमें एक ऐसा बच्चा दो, खाया पिया ठीक से हो, आप उसको घर में एक प्यारा सा एनवायरनमेंट दे दो। यस। आप एनवायरनमेंट ही नहीं दे रहे हो उसको। आप ही मतलब आपस में रिलेशनशिप की फ्रस्ट्रेशंस हैं, वर्क की फ्रस्ट्रेशंस हैं, बच्चे तक ना आने दो। ये तो शायद सभी पेरेंट्स बोलते भी होंगे। इसको मैं ब्रीफ करना चाहूंगा, जो भी पेरेंटिंग मैसेज है। फर्स्ट, अगर बच्चा स्ट्रेस में है, टीचर अगर नहीं देख पा रहा, तो पेरेंट्स को उसका बिहेवियरल चेंज जरूर दिखेगा। या तो वो चुप रहना शुरू कर देगा, या इरिटेट फ्रस्ट्रेटेड रहना शुरू करेगा। उस समय पेरेंट्स को ये नहीं कहना कि गुस्सा ज्यादा कर रहे हो तुम। एक तो वो एज शिफ्ट भी है, उसमें बहुत सारी चीजें चल रही हैं। एज चेंज हो रही है, मतलब वो पहले छोटा बच्चा था, अब वो अपने आप को सीनियर समझने लगा है। हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, तो ये भी नेचर चेंज करता है। दूसरा, फिर वो कहीं ना कहीं पीछे रह गया, बैकलुक हो गया। तब आपको टीचर से पहले बच्चे से बात करो, क्या परेशानी है, प्यार से बात करो, गुस्से से नहीं। फिर टीचर के पास जाओ कि मैम इसका ऐसे ऐसे बैकलॉग हो गया, उसको कवर कैसे करें। तो जैसे मैम ने बताया, उसके लिए एक स्ट्रैटेजी बनेगी। अब थर्ड लेवल पे आता है इमोशनल सपोर्ट। वो पेरेंट से तो चाहिए ही चाहिए, टीचर से भी चाहिए। और बच्चों के अंदर खेलने की आदत, सिर्फ ऐसा मत करो कि सिर्फ एकेडमिक्स में लग गए, खेलने की आदत जरूर डालो। कुछ भी खेलें, 15 मिनट खेलें जरूर। हेल्दी फूड भी उनको इंटेलिजेंट बनाता है। इंटेलिजेंट तो होते ही हैं, मतलब उससे बैलेंस क्रिएट होता है। आपकी बॉडी रिएक्ट करती है जिस तरह का फूड आप कंज्यूम कर रहे हो, और असली में जो हम अंदर डालते हैं वही हमारा बाहर आता है। आप घर पे कैसे हो, वो उसकी परफॉर्मेंस पे वो भी दिखेगा। दैट्स व्हाट मैम वांटेड टू से। सो इस पॉडकास्ट को अब यहीं पे अंत करते हैं। आई वुड लाइक टू गिव माय थैंक्स। मैं बहुत मुश्किल से लेकर आया। टीचर्स को पॉडकास्ट पे लाना सबसे ज्यादा टफ जॉब होती है, और इन दोनों मैम को पॉडकास्ट पे लाना, वो भी जब लगभग 12th के एग्जाम्स ओवरहेड हैं, बच्चे परेशान हैं, बच्चे बारी बारी फोन कर रहे हैं। पिछले 3 घंटे से बैठे हैं, कितने फोन आए होंगे इनके पास मुझे नहीं मालूम। तो आप सब लिसनर्स को भी इन दोनों टीचर्स का थैंकफुल होना चाहिए। एंड आई एम थैंकफुल टू यू कि आपने इस पॉडकास्ट पे आए एंड यू लिसन टू अस। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन नाउ। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।